नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपका जेलस अकेडमी में स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं जो अभी तक मैंने पीछे के जो सब्जेक्ट और जो टॉपिक्स जो स्टूडेंट्स के मैंने आपको बताए वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है। अभी जब तक जो टॉपिक हमने कवर कर चुके हैं वो हमारा लीगल पर्सन हो गया, लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़ हो गए। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने पोजेसन और ओनरशिप किया था, इसमें कब्जा और स्वामित्व था। फिर उसके बाद ये था कि जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा लाइबिलिटी, उसके बाद हमने कवर किया। फिर उसके बाद ये था कि जो टॉपिक्स आगे आने वाले हैं, ठीक है, जो सोर्सेज ऑफ लॉ का रहेगा वो मैं अभी लास्ट में बताऊंगा। ठीक है। इस वीडियो के बाद जो आएगा वो हमारा नेक्स्ट वीडियो सोर्सेज का रहेगा। सोर्सेज को मैंने इसलिए अलग रखा क्योंकि उसमें कैसे कैसे लॉ का ओरिजिन हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ, कहाँ से जो लॉ की अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है कहाँ कहाँ से अडॉप्ट हुई है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने उसको फिर नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में रखा है। ठीक है। आज का जो टॉपिक रहेगा उसमें हम एक कंबाइंड फॉर्म में देखेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ एक एक दूसरे से लिंक है। तो अगर मैं एक एक वीडियो डालता हर एक यूनिट की तो शायद से वो पॉसिबल ही नहीं रहता कि आप उसको रिलेट कर पाए। ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उसमें हर एक चीज़ एक दूसरे से लिंक। जैसे हमारा स्टार्टिंग हम करेंगे स्टेट से। ठीक है। स्टेट के बाद हम आएंगे सॉवरेनिटी पे। ठीक है। सॉवरेनिटी से हम आएंगे स्टेट के बाद सॉवरेनिटी आएंगे, सॉवरेनिटी के बाद हम आएंगे लॉ एंड मोरालिटी पे। ठीक है। कि कैसे लॉ और जो हमारी नैतिकता होती है वो कैसे काम करती है, कैसे इंटरलेट होती है, कैसे अलग अलग एक दूसरे से होती है। ठीक है। कब दोनों एक साथ हो सकते हैं, कब दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। फिर उसके बाद जब लॉ एंड मोरालिटी कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेंगे उसके बाद हम चलेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पे। ठीक है। कि जो न्याय है वो कैसे एडमिनिस्टर होता है, कैसे दिया जाता है, कैसे कैसे उसके आयाम है, क्या क्लासिफिकेशन है। फिर जब हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को कवर करेंगे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को कवर करने के बाद हम चलेंगे कोडिफिकेशन के ऊपर। ठीक है। कि जो ये जस्टिस हम प्रोवाइड करते हैं, जो लॉ हमारे द्वारा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन जिस पे वर्क करता है, उसका कोडिफिकेशन का और अन कोडिफिकेशन के क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, वो हम चीज़ें देखेंगे। ठीक है। देन उसके बाद जो हम चैप्टर अभी यूनिट जो हम कवर कर चुके थे अभी पिछले की वीडियो में, लाइबिलिटी जो हमारा दायित्व था, उसको भी हम एक बार फिर से दोबारा देखेंगे ताकि जो एक कड़ी है एक दूसरे से वो एक दूसरे से लिंक हो सके। ठीक है। और हर एक बेटर एग्जांपल के साथ मैं चीज़ें आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको चीज़ें समझने में काफ़ी तरीके से आसानी हो सके और कोई भी हर्डल्स ना आए कि आप उसको कंटेंट फ्रेम करने में कोई दिक्कत या किसी चीज़ को समझने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो समाज के कह सकते हैं, जो हमारा सभ्य समाज है, उसका जो आर्किटेक्चर है, वास्तुकला है, ठीक है, वो कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। ठीक है। जैसे कि हम जब हायर एजुकेशन में थे, जैसे हमारा सेकेंडरी एजुकेशन में थे, तो 10th 12th में हमने देखा था ह्यूमन का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता था। हमने ह्यूमन की एनाटॉमी देखी थी। ठीक है। एनाटॉमी में क्या रहता था, उसका पर्टिकुलर जो ह्यूमन के ऑर्गन्स होते हैं, जो नसें होती हैं, ठीक है, कंकाल हो गया, फिर जो ऑर्गन्स हो गए, ठीक है, और फिर उसमें स्केलेटन में क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें हम पढ़े थे ह्यूमन के एनाटॉमी में। आज वैसे ही हम कंप्लीट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे स्टेट के एनाटॉमी, फिर उसका जो हमारा जस्टिस की एनाटॉमी है वो कैसे कैसे काम करती है, वो चीज़ हम एक रूपरेखा उसकी देखेंगे। तो इस क्योंकि ये जो कंटेंट आज का रहेगा ये काफ़ी थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन मैं दावा करता हूँ कि जो भी इस वीडियो को कम्प्लीटली देखेगा उसको ये जो टॉपिक है, यूनिट है, उनमें कोई भी उसको समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि इसी वीडियो में जो भी डिफिनेशन है, जो यूनिट है, उनको कौन कौन थिंकर ने उनको क्या क्या बताया था, क्या क्रिटिसिज्म थे, किन्होंने डेफिनेशन दी थी, किनकी बेस्ट डेफिनेशन थी, वो हर एक आयाम हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली। ठीक है। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी उनके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनको भी चैनल शेयर कर दें ताकि उनको भी ये जो कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये उनके एकेडमिक्स में काफ़ी हेल्प कर सके। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा स्टेट है, ठीक है, कैसे काम करता है, तो ये एक एज अ फ्लो चार्ट के तरीके मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हम कवर करने वाले हैं सेम टाइप से हम ऐसे ही हम टॉपिक कवर करते हुए चलेंगे इस वीडियो में। ठीक है।
तो इसमें देखते हैं जो हमारा लीगल स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्या रहता है, स्टेट हो गया हमारा, ठीक है, जो कि हमारी सॉवरेन बॉडी हो गई। अब इसमें सॉवरेन के इंटरनल सॉवरेनिटी होती है, ठीक है, इंटरनल स्टेट हो गया हमारा, एक्सटर्नल स्टेट हो गया, ठीक है, कैसे पावर रेगुलेट होती है वो चीज़ें रहेगा। फिर जो हमारा हार्म प्रिंसिपल है, ठीक है, इसमें भी चीज़ें हम समझेंगे कैसे चीज़ें हार्म प्रिंसिपल को रेगुलेट होती हैं। फिर लॉ एंड मोरालिटी पे आते हैं। लॉ एंड मोरालिटी के जब कंसेप्ट एक दूसरे के रिलेटिव हो जाएगा, ठीक है, चीज़ें हम समझ लेंगे, तो उसके बाद हम चलेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पे, जिसमें हम पढ़ेंगे सिविल जस्टिस, ठीक है, और फिर पढ़ेंगे क्रिमिनल जस्टिस। क्रिमिनल में हमारी पीनल लाइबिलिटी हो जाएगी, पीनल मतलब जो हो जाता है हमारा पनिशमेंट, ठीक है, और सिविल जस्टिस में रिमेडियल लाइबिलिटी हो जाती है। रिमेडियल लाइबिलिटी मीन्स कंपनसेशन, कोई भी एक्ट ऐसा किया गया है जो गलत है, रॉन्ग डूअर है, तो अगर सामने वाला पर्सन उस चीज़ को क्लेम करता है, उसका लीगल राइट है, तो उसको कंपनसेशन दिया जाता है, ठीक है। अब देन उसके बाद हम पढ़ेंगे लाइबिलिटी में, ठीक है, लाइबिलिटी में हम पढ़ेंगे जो कि अगर फॉल्ट नहीं भी होता है तब भी, अगर हमारा इंटेंशन नहीं होता है किसी भी चीज़ को उसको रॉन्ग करने का, लेकिन गलती से हो जाता है, तो वो किस पार्ट में आता है। फिर ये बात आती है कि जब आपका फॉल्ट नहीं भी होता तब भी उस चीज़ के लिए लायबल होते, तो हमने डिस्कस किया था आपके साथ, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी है, वैकेरियस लायबिलिटी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो आज हम ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है, इसको हम कंप्लीटली स्टडी करेंगे, डिकोड करेंगे, ठीक है। तो ये जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जो हमारा फाउंडेशन है वो हमारा स्टेट है, ठीक है। देन जो रूल्स है वो हमारे कैसे रेगुलेट होते हैं लॉ और मोरालिटी के द्वारा, ठीक है, कौन से हमारी नैतिकता से सही है, कौन लीगली सही है, ठीक है। फिर जब वो चीज़ें देख लेते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन हमारा कैसे काम करता है, ठीक है। फिर जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है, जस्टिस की बात आती है, तो फिर सामने वाला पर्सन की बात आती है कि सामने वाला पर्सन कैसे लायबल ठहराया जाएगा, ठीक है, उसकी गलती के लिए। तो चलिए अब हम जो स्टेट की डिफिनेशन है उससे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टेट की जब हम डिफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में अलग अलग डिफिनेशन दी हुई है। तो अगर इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं तो उसमें जो स्टेट की डिफिनेशन है, ठीक है, वो क्या है, अ स्टेट इज अ ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी रिक्वायर फोर नॉन निगोशिएबल एलिमेंट, ठीक है। तो
अब हम देखते हैं जो हमारे जो स्टेट की डिफिनेशन है, ठीक है, जो राज्य की अवधारणा है वो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से डिफाइन की गई है। तो जो इंटरनेशनल लॉ में जो स्टेट की जो डिफिनेशन है वो क्या है? अ स्टेट इज एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी रिक्वायरिंग फोर नॉन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब ये इंटरनेशनल लॉ के अंदर बोला गया है कि स्टेट क्या है कि ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल कम्युनिटी है, ठीक है, एक संगठित है, मीन्स कह सकते हैं कि कुछ जो एलिमेंट है उनके द्वारा ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। तो उसको हम स्टेट की डिफिनेशन कहेंगे। अब स्टेट की डिफिनेशन में जो हमारा राज्य है उसके कौन कौन से पिलर हैं, इंपॉर्टेंट पिलर, ठीक है। तो एक पार्टिकुलर किसी भी कोई भी अगर कोई डेमोक्रेटिक पार्ट है उसको एक स्टेट के फॉर्म में आना है तो उसको स्टेट के लिए जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या चीज़ होना चाहिए? पहले तो उस स्टेट की एक डेफिनेट पॉपुलेशन होनी चाहिए, ठीक है, उसमें जो पीपल्स एक साथ रह रहे हैं उसकी जनसंख्या जो है स्टेट की वो होनी चाहिए। दूसरा, एक उस पर्टिकुलर जो एरिया की एक अपनी एक सीमा होनी चाहिए, एक टेरिटरी होना चाहिए, उसका एक क्षेत्र होना चाहिए, जिससे कि उसमें आप वो अब टेरिटरी में क्या क्या चीज़ें कवर होंगी? लैंड हो गया, वाटर हो गया, उसका एयर स्पेस हो गया, तो ये सब चीज़ें कवर होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला क्या हो गया हमारा? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मीन जनसंख्या। दूसरा हमारा क्या एलिमेंट हो गया? टेरिटरी हो गया, टेरिटरी मीन्स क्षेत्र, ठीक है। अब तीसरा जो एलिमेंट है उस पर्टिकुलर जो एरिया है, ठीक है, जिसको वो स्टेट बनाना चाह रहा है, स्टेट के फॉर्म में रहना चाह रहा है, ठीक है, उसमें पर्टिकुलर किसी किसी की गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कोई गवर्नमेंट होनी चाहिए, जो कि गवर्नमेंट से क्या होता है कि जो वहाँ के लॉज होते हैं वो वहाँ पर इन्फोर्स कराए जा सकते हैं। गवर्नमेंट ही नहीं होगी तो लॉ कैसे इन्फोर्स होगा? और लॉ अगर इन्फोर्स नहीं होगा तो टेरिटरी में जो पॉपुलेशन रह रही है वो कैसे आपस में एक पीस फॉर्म में रह पाएंगी, ठीक है। देन उसके पास जो मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो क्या है? सॉवरेनिटी, जो कि हम बोलते हैं उसको संप्रभुता, ठीक है। इसमें क्या रहेगा? सुप्रीम पावर होना चाहिए किसी के पास, ठीक है, ताकि वो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के, मीन्स कह सकते हैं कि विदाउट इंटरफेरेंस, वो अपना डिसीजन बना सके, वो अपना डिसीजन क्राफ्ट कर सके और सामने जो गवर्नमेंट है उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए आगे भेज सके, ठीक है। तो ये हमारे स्टेट के मेन एलिमेंट हो गए, ठीक है, मेन पिलर्स हो गए। तो जब भी एग्जाम में ये आपका आएगा कि डिफाइन द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेट, तो एलिमेंट जब स्टेट का पूछा जाएगा तो ये आपको 4 एलिमेंट आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है। और इन्हीं को आप डिफाइन कर सकते हैं, पॉपुलेशन हो गया, टेरिटरी हो गया, गवर्नमेंट हो गया, सॉवरेनिटी हो गया, जो हमारी संप्रभुता है, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी एक पिलर हटता है, ठीक है, स्ट्रक्चर में से, तो जैसे मान के चलिए कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है, अगर उसका एक पिलर हटा दोगे तो जो बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है, जो ढांचा है अपर का, वो वीक हो जाएगा, तो वो कोलैप्स हो जाएगा। तो वैसे ही स्टेट के भी यही रूल है कि अगर कोई भी इसमें से पिलर हटता है तो वो स्टेट अनबैलेंस हो जाएगा, वो स्टेट फिर पर्टिकुलरली उसको एक कह सकते हैं कि जो एक ऑर्गेनाइज वे में है वो फिर ऑर्गेनाइज वे में उसका नहीं माना जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो स्टेट की जो इवोल्यूशन हुआ है अलग अलग टाइमलाइन में कैसे हुआ है, ठीक है। आप जैसे पहले की स्टार्टिंग में जरा देखें तो मैटेरिकल थ्योरी थी, ठीक है, इसमें एनार्की चलता था कि इसमें जो जो किनशिप चलती थी, जो राजा होता था, ठीक है, थ्रू द मदर, वहाँ पे तो मैटेरिकल थ्योरी के हिसाब से चला, ठीक है। अब देन जैसे मान के चलो जो ऑस्ट्रेलियन ट्राइब है उसमें यही चीज़ें चलती आती हैं, ठीक है। अब जैसे पैटर्कल फिर वहाँ से आगे डेवलप हुआ तो पैटर्कल थ्योरी आई, ठीक है। इसमें क्या रहा कि जो सबसे एल्डेस्ट पर्सन है, ठीक है, फैमिली में, उसके द्वारा वो चीज़ें रेगुलेट होती हैं, ठीक है। जैसे इवोल्यूशन कैसे होता है? फैमिली हो गया, फिर जेंस हो गया, फिर ट्राइब हो गया, फिर कॉमनवेल्थ हो गया, तो ऐसे चीज़ें वो कंट्रोल होती हैं, ठीक है, पैटर्कल में। फिर आगे जब आया तो फिर इसका ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है। एक अभी एक टाइमलाइन देख रहे हैं कैसे कैसे स्टेट का जो कंसेप्ट था वो कैसे कैसे चीज़ें ऑर्गेनाइज फॉर्म में आगे इंप्लीमेंट होती गई, ठीक है। अब डिवाइन ओरिजिन बात की गई, डिवाइन ओरिजिन बात किया गया, जो राजा होता है वो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव होता है धरती पे, ठीक है। तो जो भी राजा के खिलाफ विद्रोह करेगा उसका यही माना जाएगा कि उसने जो गॉड है उसके अगेंस्ट उसने विद्रोह किया है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर चेंज हुआ, फिर ये थ्योरी चेंज हुई, फिर उसमें कौन सी बनी? ऑर्गेनिक थ्योरी बनी। तो उसमें जो स्टेट को माना गया कि स्टेट जो फंक्शन करता है, ठीक है, स्टेट के जो फंक्शन है उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के तौर पे देखते हैं। अब वो कैसे काम करता है? स्टेट फंक्शन एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हेल्थ डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंट कंडीशन ऑफ ईच कंस्टिट्यूएंट पार्ट, ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में इन्होंने ऑर्गेनिक थ्योरी स्टेट को कैसे कहा, ठीक है। अब
जैसे कि जो हमारे स्टेट के जो इनसाइड एलिमेंट होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। एक हेल्दी स्टेट होना चाहिए, ठीक है, ईच कंस्टिट्यूट पार्ट एक दूसरे से आपस में लिंक होने चाहिए, ठीक है, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एक साथ मिलकर वो उसको एक पर्सन को, जैसे एक ऑर्गेनिज्म हेल्दी रहता है वैसे ही एक स्टेट को जो हेल्दी होने के लिए ये सब चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, ठीक है। देन फिर आगे कंसेप्ट इवॉल्व हुआ, फिर आगे कंसेप्ट कैसे इवॉल्व हुआ, फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि जो पेटर्गो थ्योरी थी उसको इंट्रोड्यूस जैसे किया था सर हेनरी मेन ने। फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आई जिसमें जो कंट्रीब्यूशन था किसका था, हॉब्स का था, लॉक हो गया, रोसी हो गया, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था कि ट्रेडिंग द काउटिक, ठीक है, स्टेट ऑफ नेचर और सिविल सोसाइटी टू सिक्योर लाइफ, प्रॉपर्टी एंड नेचुरल राइट, ठीक है। अब ये काफ़ी अलग डायनेमिक वे में शिफ्ट हो गया, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जब हम बोला गया कि तो कि जो भी सोसाइटी में चीज़ें हैं, स्टेट जो है वो सोसाइटी के जो स्टेट का नेचर है सिविल सोसाइटी के ऊपर, ठीक है, वो क्या है, सिक्योर लाइफ, प्रॉपर्टी एंड नेचुरल राइट। जो भी वहाँ पर पॉपुलेशन है उनके जो उनकी जो लाइफ है उनको सिक्योर करना, ठीक है, उनकी जो प्रॉपर्टी है उनको प्रोटेक्शन देना, उनको सिक्योर करना, और उनके जो नेचुरल राइट्स है उनको भी लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। अगर उनको वायलेट होता है तो चीज़ें कैसे उनको रेमेडी प्रोवाइड की जाएगी, कैसे उनको जो अगर क्राइम है तो उसको कैसे पनिशमेंट दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें इवॉल्व हुई सोसाइटी के उस पर। तो ये अभी तक हमने जो देखा था इवोल्यूशन, अभी तक हमने टाइमलाइन देख लिया स्टेट की कि कैसे कैसे जो हमारी थ्योरी थी वो एक सिंगल पर्सन से ओरिजिनेट हो गए फिर कंबाइंड एक सोसाइटल फॉर्म में आ गई है, ठीक है। अब जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो अब हम इसमें देखते हैं कि जो स्टेट है, जो राज्य है, वो कैसे ऑपरेट करता है, कैसे काम करता है, ठीक है, उसका मैकेनिज्म क्या है। तो अब उसका मैकेनिज्म की बात करते हो तो इसमें हम फंक्शन देखेंगे और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट ऑफ गवर्नमेंट होती है, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट है। तो वो भी चीज़ें हम देखेंगे कि जैसे कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि यहाँ पर कौन से फॉर्म की गवर्नमेंट है, ठीक है। तो वो चीज़ें हम अभी से चीज़ें पता रहेंगे तो हमें आगे कॉन्सेप्ट क्लियर होने में दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। अब फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन में कैसे काम करता है, इसके प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन होते हैं, ठीक है। प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं कि ये कंस्टिट्यूट फंक्शन होते हैं, और सेकेंडरी क्या होते हैं, वेलफेयर फंक्शन होते हैं, मीन्स कि जो कल्याणकारी होते हैं, जो सेकेंडरी जो हेल्पफुल होते हैं उनके उनको हम सेकेंडरी फंक्शन कहते हैं। अब प्राइमरी फंक्शन में क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब एक साथ रखने के लिए स्टेट को क्या नेसेसरी है, ठीक है, जैसे कि इसेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस, मतलब ये वो फंक्शन है जो कि स्टेट के एग्जिस्टेंस को बताते हैं कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ स्टेट है। डिफेंसेस अगेन एक्सटर्नल एनिमीज, अगर कोई बाहरी एनिमी है, ठीक है, वो अगर प्रवेश कर आता है तो उसके अगेंस्ट उससे बचने के लिए क्या क्या हमारे पास डिफेंसेस अवेलेबल हैं, ठीक है। फिर देन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल लॉ हो गया, ऑर्डर हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो गया, हम कैसे जस्टिस दे पा रहे हैं लोगों को, वो चीज़ें काफ़ी अहम रोल अदा करती हैं स्टेट में, ठीक है। वो हमारे क्या हो गए, प्राइमरी फंक्शन हो गए, ठीक है। अब सेकेंडरी फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये उतने रिक्वायरमेंट नहीं होते, लेकिन माना जाता है कि हाँ ये भी होने चाहिए। कैसे होना चाहिए, लेजिस्लेशन होना चाहिए, टैक्सेशन होना चाहिए, वेलफेयर एक्टिविटीज़ होना चाहिए, ठीक है। जो इंडिविजुअल्स के जो स्कोप हैं वो अलग अलग होने चाहिए, सोशलिस्ट के जो अनलिमिटेड जो उनका होना चाहिए वेलफेयर वो अनलिमिटेड होना चाहिए। कि जैसे स्टेट की जो ड्यूटी होती है कि जो भी आ, अपने लोगों को जो वेलफेयर में जो चीज़ें वो प्रोवाइड कर सके वो उसको हर एक प्रयास करना चाहिए, ताकि वहाँ के जो लोग हैं, जो स्टेट के पॉपुलेशन है, उनको वो मैक्सिमम वेलफेयर प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया फंक्शन ऑफ स्टेट। अब नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, कितने टाइप की गवर्नमेंट होती है, कौन से टाइप की, जैसे हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है वो किस टाइप की गवर्नमेंट है, ठीक है। अब जैसे हम बात कर लेते हैं नॉर्थ कोरिया की, ठीक है, तो वहाँ पे कौन से फॉर्म की गवर्नमेंट है, तो जो डेफिनेशन जब हम इसको क्लियर करेंगे तो वो चीज़ें हम इस्टेब्लिश कर लेंगे कि हाँ यहाँ पर किस फॉर्म की गवर्नमेंट है। अब जब हम मोनार्की फॉर्म की गवर्नमेंट देखते हैं, ठीक है, मोनार्की फॉर्म में गवर्नमेंट कैसी होती है, एक सुप्रीम पावर होता है, एक इंडिविजुअल जो पर्सन होता है वही एक सुप्रीम होता है, ठीक है। उसी के पास जो एब्सोल्यूट पावर होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होती है, वो चीज़ें होती हैं। जैसे कि मान के चलिए कि सुप्रीम पावर लॉज इन एन इंडिविजुअल, ठीक है। जैसे यूके का बात करें तो यूके की बात करें तो उसमें एक प्रिंस होता है, ठीक है, एक किंग होता है, तो उसके पास कंप्लीटली एब्सोल्यूट पावर होती है। तो एग्जांपल में हम कौन सी कंट्रीज देखेंगे, जैसे यूके हो गया, थाईलैंड हो गया, तो इसमें जो पावर वेस्टेड होती है वो सिंगल पर्सन पे वेस्टेड होती है, ठीक है। अब
ओलिगार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी होती है, ठीक है। पावर रेस्ट विद अ स्मॉल इलाइट सेगमेंट, ठीक है। ये वो फॉर्म की गवर्नमेंट है जिसमें एक गिने चुने लोगों का एक समूह होता है। वो गिने चुने लोग कैसे होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वेल्थी होते हैं, कैपिटलिस्ट होते हैं, ठीक है। या कोई मिलिट्री पर्सन हो गया, या कोई रिलीजियस हैगमनी हो गया, ठीक है। जो कि वहाँ की जो ये जो पीपल्स हैं इनको कंप्राइज करके एक फॉर्म की गवर्नमेंट होती है। तो सबका अपना अपना तर्क होता है, तो उसी हिसाब से फिर वहाँ की गवर्नमेंट रेगुलेट होती है, ठीक है। अब जो हमारे यहाँ की गवर्नमेंट है वो कौन सी टाइप की गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, जो भी फॉर्म की गवर्नमेंट जब यहाँ पर इस्टेब्लिश होती है तो वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश होती है, पीपल के द्वारा इस्टेब्लिश होती है, और वो मेजोरिटी से इस्टेब्लिश होती है। अगर कोई भी कितना भी पावरफुल है, अगर उसकी मेजोरिटी नहीं है तो वो अपनी गवर्नमेंट नहीं बना सकता है, ठीक है। अब इसमें डेमोक्रेटिक में क्या रहता है, रिक्वायर इक्वल एक्सेस, रिकॉग्नाइज फ्रीडम्स एंड सेपरेशन ऑफ पावर टू प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहता है कि सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट होती है वो मेजोरिटी से विन होके आती है, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है कि सबको इक्वल एक्सेस रहता है, सबको अपनी अपनी फ्रीडम्स होती हैं, और यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर्स रहती हैं। किसी एक सोल बॉडी के पास एक आइसोलेटेड पावर नहीं रहती है, कंप्लीटली चेक एंड बैलेंस हर एक अथॉरिटी पे इम्प्लीमेंट रहता है, ठीक है। ताकि जो चीज़ें जो पावर हैं बायस ना हो सके और उन पे कंट्रोल पाया जा सके, ठीक है। तो ये जो टॉपिक था वहाँ यहाँ तक हमने कवर किया स्टेट के फंक्शन और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि हमारा क्या हो गया, सॉवरेनिटी हो गया, ठीक है। अभी हमने कम्प्लीटली एक स्केलेटन फॉर्म में देखा कि स्टेट जो हमारा हो गया वो स्केलेटन फॉर्म है, ठीक है। फिर उसमें बोन्स हमारा हो गया, ठीक है। जो बोन्स हमारे कह सकते हैं वो टेरिटरी हो गया, ठीक है। फ्लैश उसमें कह सकते हैं जो हमारा पॉपुलेशन हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे उसके सॉवरेनिटी की, ठीक है। तो सॉवरेनिटी क्या है, एक अल्टीमेट पावर है, ठीक है। सॉवरेनिटी में संप्रभुता, ठीक है। अब सॉवरेनिटी कैसे गवर्न होती है, वो हमारी दो तरफ से होती है, इंटरनल सॉवरेनिटी और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी, ठीक है। इंटरनल को हम आंतरिक संप्रभुता कहते हैं और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी को हम बाहरी संप्रभुता कहते हैं, ठीक है। अब इसको कौन कौन से थिंकर ने अपने उसमें लैंग्वेज में कौन से डिफिनेशन बताई है वो हम चीज़ें देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं इंटरनल सॉवरेनिटी है क्या, ठीक है। एब्सोल्यूट लीगल अथॉरिटी ओवर ऑल पर्सन एंड असेंबलीज विद इन द इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है। जो भी वहाँ के जो स्टेट में है, जो पर्सन है, उन पे एब्सोल्यूट लीगल पावर रखता है स्टेट, ठीक है। ताकि वो जो चीज़ें रेगुलेट कराना चाहे वो आसानी से उन पे इन्फोर्स करा सके, जो लीगल लॉज हैं वो उन पे इम्प्लीमेंट करा सके, ठीक है। अब जब एक्सटर्नल हम सॉवरेनिटी की बात करते हैं तो ये एक्सटर्नल सॉवरेनिटी हमारा क्या बताता है, टोटल इंडिपेंडेंस फ्रॉम आउटसाइड कंट्रोल और फॉरेन डिक्टेट्स, मीन्स जो भी बाहरी राज्य हैं उनसे कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड रहता है, कम्प्लीटली इंडिपेंडेंस रहता है, ठीक है। ताकि जो अलग अलग स्टेट्स है वो अपने तरीके से काम कर सके, एक दूसरे में कोई भी एक किसी का इंटरफेरेंस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक हमने बात कर लिया सॉवरेनिटी की, एक क्लासिफिकेशन के रूप में हमने देख लिया कैसे क्लासिफिकेशन होता है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि जो हम थिंकर्स हैं उन्होंने क्या चीज़ें अपने लैंग्वेज में डिफाइन किया है सॉवरेनिटी के बारे में। जेलेनिक का कहना था, कैन नॉट बी लीगली बाउंड एक्सेप्ट बाई इट्स ओन विल, ठीक है। स्टेट जो है लीगली बाउंड नहीं है किसी भी चीज़ को मानने के लिए अगर कोई बाहरी स्टेट बोलता है, ठीक है, जब तक कि उसकी इच्छा ना हो। ये हो गया जेलेनिक द्वारा, ठीक है। अब बोर्डिन द्वारा क्या कहा गया था, बोर्डिन द्वारा कहा गया सुप्रीम पावर ओवर सिटीजन्स अनरेस्ट्रेन्ड बाय लॉ, ठीक है। जो स्टेट की जो सुप्रीम पावर है किसके ऊपर है, सिटीजन्स के ऊपर है, जो वहाँ की पॉपुलेशन है, ठीक है। उन पे वो कम्प्लीटली गवर्न करता है, कैसे लॉ गवर्न करने हैं, कैसे इन्फोर्स करने हैं, वो कैसे कौन तय करेगा, स्टेट तय करेगा। तो वही सुप्रीम पावर ये हमारा सॉवरेनिटी देता है, ठीक है। अब ग्रोटेस जी का क्या कहना था, उनका कहना था सुप्रीम पॉलिटिकल पावर हुज एक्ट कैन नॉट बी ओवररिडन, ठीक है। ये सॉवरेनिटी क्या, उन्होंने सॉवरेनिटी को किस उसमें डिफाइन किया कि एक सुप्रीम पॉलिटिकल पावर है जिसका जो एक्ट है वो किसी भी द्वारा ओवरराइड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जब हम चलते हैं तो इसमें जब सॉवरेनिटी की जब डिफिनेशन आती है, ठीक है, तो सॉवरेनिटी में जो ऑस्टिन का कॉन्सेप्ट था, ऑस्टिन ने इसको चीज़ों को अलग वे में डिफाइन किया था। फिर आगे चल के ऑस्टिन की भी थ्योरी का क्रिटिसिज्म हुआ था,
ठीक है। तो अभी हम पहले ऑस्टिन का क्लासिफिकेशन जो मॉडल था वो उन्होंने क्या बताया था, वो चीज़ें सोनिटी के बारे में हम देख लेते हैं। ऑस्टिन ने बताया था सबसे पहले एक सोल बॉडी होनी चाहिए जो कि सुपीरियर होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके नीचे जो डोमिनेट करती है वो कौन सी होती है, सोसाइटी होनी चाहिए, ठीक है। अब उन्होंने जो सुपीरियर बॉडी कहा है उसको उन्होंने क्या चीज़ें बोला गया है, ठीक है। इफ अ डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर not in a habit of obedience to like a superior receive habitual obedience from the bulk of a given society, that superior is sovereign, ठीक है। ये जो ऑस्टिन की थ्योरी ऑफ सोनिटी थी, ये इस ये जो आपका टॉपिक है, ये इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। ये एग्जाम में और कंपटीशन में काफ़ी ज़्यादा पूछता है कि जो ऑस्टिन की थ्योरी ऑफ सोनिटी थी उसके कौन कौन से पिलर्स थे, ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट था, वो चीज़ें आप समझ लीजिए तो आपको आसानी रहेगी फ्रेम करने में, ठीक है। तो इन्होंने बोला था कि जो भी पर्सन सुपीरियर है, ठीक है, उसका क्या रहेगा कि जो उसका जो ओबीडियंस रहेगा, ठीक है, जो वो चीज़ें मानेगा, ठीक है, वो जो सोसाइटी रहेगी उसके द्वारा जो उसके व्यूज़ रहेंगे वो दिए जाएंगे। फिर जो भी वो वहाँ पर जो पर्सन रहेगा जो फिर ऑर्डर देगा वही मान्य रहेगा, ठीक है। अब इन्होंने इस जो सॉवरेंटी के जो क्लासिफिकेशन थे उन्होंने तीन एब्सोल्यूट एट्रीब्यूट दिए थे। सबसे पहला इंडिविजिबिलिटी, ठीक है, दूसरा एब्सोल्यूटिज्म, तीसरा पुलिटी पावर। अब हम एक एक करके देख लेते हैं। तो इंडिविजिबिलिटी की बात करते हैं तो उन्होंने ऑस्टिन ने क्या बताया था, इंडिविजिबिलिटी इज अ सॉवरेनिटी कैन नॉट बी डिवाइडेड और डेलीगेटेड। तो इनका कहना था, ऑस्टिन जी का कहना था कि जो सोनिटी है वो डिवाइड नहीं की जा सकती है, ठीक है। अगर डिवाइड किया जाता है तो वो ऐसा माना जाता है कि जो राज्य है उसका डिस्ट्रक्शन होने की संभावना है या डिस्ट्रक्शन हो जाएगा राज्य का, ठीक है। तो उन्हें सोनिटी को एक सुप्रीम जो है एक सुप्रीम पावर के पास ही रखी, उसको डिवीजन उन्होंने नहीं किया, ठीक है। एब्सोल्यूटिज्म की बात उन्होंने की कि स्टेट इज एब्सोल्युटली सुप्रीम, जो स्टेट है वो एब्सोल्युटली सुप्रीम रहेगा, ठीक है। इट इज द सिंगल सोर्स ऑफ राइट, लॉज एंड जस्टिस, ठीक है। वही सिंगल सोर्स रहेगा कि वही सब लोगों को राइट प्रोवाइड करेगा, लॉस प्रोवाइड करेगा, जस्टिस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये एब्सोल्यूटिज्म का कॉन्सेप्ट था ऑस्टिन के, ठीक है। देन उन्होंने थर्ड कॉन्सेप्ट में क्या बताया था, पुलिटी पावर, जो पनिशमेंट की जो पावर रहती है, जो पर्सन कोई भी चीज़ को जो स्टेट द्वारा लॉ बनाए गए हैं, जो ड्यूटीज़ इम्पोज की गई हैं, अगर वो पर्सन कोई भी अवमानना करता है, अवहेलना करता है, तो उसके खिलाफ उसके जो वायलेंस ऑफ लॉ के रहेंगे, वायलेंस ऑफ लॉ करने पर उसको एक पनिशमेंट के सैंक्शन भी रहेंगे जो उसको गारंटीड है कि पनिशमेंट फॉर्म में उसको दिए जाएंगे अगर वो वायलेट करता है तो, ठीक है। तो ये हमने ऑस्टिन का क्लासिफिकेशन देख लिया, थ्योरी ऑफ सोनिटी देख लिया। अब इसके बाद हम चलते हैं कि ऑस्टिन के जो मेरिट्स और डिमेरिट, मीन्स कह सकते हैं कि हर एक थ्योरी के कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कि जो हमारे क्रिटिसिज्म है वो कौन कौन से हैं। तो जो ऑस्टिन की थ्योरी थी वो आज मॉडर्न वर्ल्ड में क्यों फेल हुई है वो हम चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑस्टिन की जो थ्योरी थी, लोकस पावर, नेचर ऑफ लॉ, डिविजिबिलिटी, ठीक है। अब लोकस ऑफ पावर रिसाइड इन अ सिंगल हिम, उन्होंने क्या बोला था कि जो एक पर्सन होना चाहिए वही डोमिनेट होना चाहिए, वही डोमिनेट सुपीरियर होना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा नेचर ऑफ लॉ, ठीक है। अब इन्होंने बोला था कि जो लॉ इज द स्ट्रिक्टली द कमांड ऑफ सॉवरेन, जो ऊपर वाला कमांड देगा वही फॉलो होगा, ठीक है। फिर डिविजिबिलिटी, उन्होंने इंडिविजिबिलिटी की बात की थी, ठीक है। तो उनका उनका यह कहना था कि अगर डिवाइड हुआ तो राज्य डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मॉडर्न के उसमें रिलेट करते हैं कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं जो जिसमें ऑस्टिन की जो थ्योरी थी वो एक्सेप्ट नहीं हुई। अब पहला जो कॉन्सेप्ट था कि जो हमारा लोकस पावर था, ठीक है, जो जिसमें एक पर्सन को सुपीरियर माना गया है, ठीक है। अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या है, रियलिटी है, सॉवरेनिटी रिसाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एंड इन द पीपल। जो पावर है वो किस में ओरिजिनेट होनी चाहिए, वो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए, फिर उनके लोगों में होनी चाहिए, ठीक है। अब फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि जैसे कि अपना इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, ठीक है। अब इसमें जो सिंगल ह्यूमन सुपीरियर है वो कोई नहीं है, ठीक है। जो भी पावर कन्फर्ड है, डिवाइडेड है, वो कैसे गवर्न होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गवर्न होती हैं, ठीक है। तो ये अभी का कंसेप्ट है, ठीक है। अब लॉ ऑफ नेचर की बात करते हैं तो जो ऑस्टिन ने बताया था, लॉ इज ए स्ट्रिक्टली कमांड ऑफ सॉवरेन, मीन्स कि जो भी सॉवरेन का कमांड रहेगा, जो सॉवरेन जो आदेश देगा वही हमारा लॉ रहेगा, ठीक है। आज के उसमें क्या बात करते हैं, लॉ आर शेप्ड बाय वास्ट मासेस ऑफ इन्फ्लुएंसेस। सर हेनरी मैन जो कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी, उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी कि जो सोशल में जो कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे जैसे सोसाइटी डायनेमिक आगे बढ़ती जाती है उसी टाइप से लॉ इवॉल्व होता चला जाता है, ठीक है। तो जो कन्फ्लिक्ट होते हैं लॉज में वहाँ के लोगों के द्वारा
जो इंटरेस्ट उनका कन्फ्लिक्ट था, फिर उसके बाद लॉ फिर में अपडेट हुए होते हैं, फिर चेंज होते हैं, तो उसके हिसाब से लॉ अपना जो शेप है वो चेंज करता हो जाता है, चेंजेस सोसाइटी के अनुसार वो डेवलप होता जाता है। ठीक है, अब एक बार हम बात कर लेते हैं। मॉडर्न लॉज रिफ्लेक्ट द पुश एंड पुल ऑफ लॉबी कैपिटल, लेबर एंड पब्लिक ओपिनियन। ठीक, तो ये जो हमारा कैपिटलिज्म हो गया, लेबर हो गया, लेबर क्लास हो गया, पब्लिक ओपिनियन हो गया, तो इससे हमारा जो लॉ है वो कम्प्लीटली हर एक मोड पे या हर एक टाइम फ्रेम में वो चेंज होता रहता है। ठीक है, फिर ऑस्टिन ने इंडिविजिबिलिटी की बात की थी कि उन्होंने ये कहा था कि अगर डिविजिबल हुआ तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा स्टेट। तो अब जो आज का कॉन्सेप्ट क्या है, वो पर्टिकुलरली डिवाइडेड है। जो आज की जो सॉवरेनिटी है, संप्रभुता है, वो डिवाइडेड है। किसमें? पॉलिटिकल में है, लीगल में है, सोशल इंस्टीट्यूशन में है। ठीक है, मॉडर्न स्टेट पावर ऑपरेट अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रेंट। जो भी संविधान में जो बाउंड्रीज दी गई हैं उसके अंतर्गत ही सभी जो बॉडीज हैं वो अपना पावर एंड फंक्शन परफॉर्म करती है, कोई भी उसके बाहर नहीं है। अगर कोई बाहर उसको एक्सरसाइज करने की भी कोशिश करता है तो उस पर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो ऑस्टिन की थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी थी, उनके पिलर्स थे। ठीक है, इंडिविजिबिलिटी हो गया, कमांड सॉवरेनिटी हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने देख ली। फिर उनका जो क्रिटिसिज्म है, क्यों आज के मॉडर्न वर्ल्ड में वो क्रिटिसिज्म, वो उनका जो कॉन्सेप्ट था थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी वो फेल हुआ, वो भी हमने रीज़न भी देख लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जब चलते हैं तो अब हम चलते हैं, यहाँ तक तो हमने स्टेट ऑफ सॉवरेनिटी की बात कर लिया। अब हम इसके बाद चलते हैं लॉ एंड मोरालिटी की। ठीक है, एक तो कानून है और दूसरी हमारी नैतिकता है। ठीक है, मोरालिटी हो गया। अब दोनों एक साथ तो नहीं चल सकते हैं, अब दोनों एक दूसरे के विपरीत भी नहीं चल सकते, तो इनका क्या स्कोप है। ठीक है, वो भी हम इसको अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो लॉज वर्सेस मोरालिटी का आज हम डिफ्रेंसिएशन कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, पहले का जो कॉमन सोर्स था उसमें ये था कि जो लॉ एंड मोरालिटी है उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। ठीक है, जो भी जो भी रूल्स ओरिजिनेट होंगे वो क्या कह सकते हैं, रूल ओरिजिनेटेड फ्रॉम सुपर नेचुरल फियर और कॉमन प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो दोनों के परस्पर मेल से जो भी लॉज होंगे वो ओरिजिनेट होंगे। फिर दूसरा, जब ये टाइम फ्रेम आगे बढ़ता गया तो फिर एक डाइवर्जेंस के फॉर्म में आए। इसमें ये बोला गया कि जो लॉ है उसको मोरालिटी के उससे कम्प्लीटली अलग उसको पढ़ना चाहिए, दोनों एक साथ को नहीं, एक साथ नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, उन्होंने जब पॉजिटिव डाइवर्जेंस की बात की गई तो ये बोला गया कि जो मोरालिटी है उसका जो कंसेप्ट है वो अलग है, लॉ का जो कंसेप्ट है वो अलग है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, मॉडर्न सिंथेसिस की बात करते हैं। मॉडर्न सिंथेसिस में ये बोला गया कि दोनों अलग अलग फील्ड हैं, लेकिन जो हमारा मोरल है वो लीगल पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। कभी कभी होता है कि लॉ तो काफ़ी स्ट्रिक्टली इम्पोज होने के लिए सोसाइटी में आता है। ठीक है, लेकिन वहाँ जो पर्सन की मोरालिटी होती है, जो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अनुसार वो लॉ इन्फोर्स नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अगर उनकी मोरालिटी के बेस पे ही अगर वो लॉ वापस से चेंज हुआ, मतलब उसमें कुछ रेटिफिकेशन हुए, तब जाके वो इम्प्लीमेंट होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, और अगर कोई भी लॉ मोरालिटी के बेस पे नहीं है, अगर सामने नैतिकता के बेस पे कोई भी लॉ नहीं बना, तो वो अपने आप वो लॉ अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी जो एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन डिफिनीशन है जो पैटर्न द्वारा दी गई थी वो क्या था, इफ़ द लॉ लैग्स बिहाइंड पॉपुलर स्टैंडर्ड। ठीक है, अभी जो मैंने बात की है कि जो जो पीपल्स का स्टैंडर्ड है, जो सोसाइटी के स्टैंडर्ड है, उसके खिलाफ अगर कोई लॉ बनता है तो इट फॉल्स इनटू डिसरिप्यूट। ठीक है, वो कंप्लीटली फॉल हो जाएगा वो लॉ। ठीक है, इफ़ द लॉ लीगल स्टैंडर्ड आर टू हाई, मीन्स अगर कह सकते हैं कि अगर लीगल स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा हाई हुआ तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा सोसाइटी में इन्फोर्स होने के लिए। ठीक है, तो दोनों भी चीज़ें एक दूसरे से अलग नहीं रह सकती हैं, उनका लिंकअप होना चाहिए कि जो लॉ बनना चाहिए वो सामने वाली सोसाइटी का मोरालिटी पे देखते हुए चीज़ें बननी चाहिए कि क्या वहाँ के लिए सही है, कैसा लॉ हमारा जो लॉ का नेचर है, जो हमने रूल्स इम्प्लीमेंट किए उसका नेचर क्या है, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट करेगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर वो सब चीज़ें आयाम को देखते हुए अगर कोई लॉ इम्प्लीमेंट होता है और वो यह माना जाता है कि गुड रिजल्टेंट में है, तो वहाँ पर वो लॉ सक्सेस हो जाएगा। नहीं तो अगर किसी भी चीज़ का लाइकनेस हुआ, एक दूसरे के अपोजिट नेचर के हुए, ठीक है, या काफ़ी ज़्यादा लॉ स्ट्रिक्ट हुआ या काफ़ी ज़्यादा लॉ कम्प्लीटली डायनेमिक हो गया मराठी में, तो दोनों में फेलियर के चांसेस रहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट अब हम चलते हैं लॉ एंड मोरालिटी में, क्या क्या हम आगे डिफिनेशन में देखते हैं। फिर जब इन्फोर्समेंट की अब हम बात करते हैं, ठीक है, इन्फोर्समेंट की जब हम बात करते हैं लॉ एंड मोरालिटी को थोड़ा और डेप्थ में समझते हैं। तो जब हम लॉ की इन्फोर्समेंट की बात करते हैं तो किसके द्वारा इन्फोर्स किया जाता है, स्टेट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन लॉ वायलेट करता है तो उसको पनिशमेंट दी जाती है। कोerसन मीन्स कह सकते हैं कि उसको एक डर के उसमें उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए कहा जाता है इन्फोर्समेंट, ठीक है। मोरालिटी में क्या रहता है, ये लॉ के द्वारा तो नहीं इन्फोर्समेंट हो पाता है, लेकिन जो सोसाइटी वहाँ के जो पीपल्स हैं, पॉपुलेशन है, सिटीजन है, उनके द्वारा वो चीज़ें इन्फोर्स कराई जाती हैं। जैसे मान के चलिए कोई एक सोसाइटी है, सभ्य सोसाइटी है, ठीक है, वहाँ पर कोई गलत काम नहीं कर रहा है, किसी एक पर्सन द्वारा कोई गलत काम या चोरी या मर्डर कुछ भी कर दिया गया, तो सोसाइटी क्या रहती है, उसको बायकॉट कर देती है। वो ये कहती है कि जो हमारे नैतिक रूल हैं, ठीक है, जो हमारी मोरालिटी है, ठीक है, उस पर यह पर्सन खरा नहीं उतरा है तो इसको समाज से बहिष्कृत किया जाना चाहिए, ठीक है। तो अपनी सोच समझ से वो बहिष्कृत करते हैं। तो हमारा जो कैसे इन्फोर्स होता है मोरालिटी, सोसाइटी द्वारा इन्फोर्स होता है। आप लॉ का स्कोप ऑफ रेगुलेशन देख लेते हैं। तो लॉ कैसे गवर्न, स्कोप क्या है उसका, गवर्न्स प्योरली एक्सटर्नल एक्ट्स कैन नॉट पनिश इंटरनल थॉट, ठीक है। तो जो भी एक्सटर्नल राइट पर्सन द्वारा किए जाते हैं उसमें वो चीज़ें गवर्न होती हैं, ठीक है। अब इसमें जो भी मोरालिटी में क्या रहता है, इसमें इंटरनल डिपोजिशन भी और एक्सटर्नल दोनों ही इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। अब यूनिवर्सलिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो लॉ में क्या कहा जाता है, सर्टेन एंड यूनिवर्सली अप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन्स विद इन अ जुरिस्डिक्शन, जो उस स्टेट की कम्प्लीटली उसकी बाउंड्री होगी, उसके अंतर्गत जो भी उसका जुरिस्डिक्शन रहेगा वो उस पर सभी सिटीजन्स पे अप्लीकेबल होगा। मोरालिटी की जब हम बात करते हैं, मोरालिटी की यूनिवर्सिटी क्या रहेगी, वो अलग अलग हो सकती है, वो वेरिएबल रहेगी। जो वहाँ के जो रेसेस हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट क्लास के पीपल हैं, रिलीजन हैं और एराज हो गए डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स में, तो वो चीज़ें वहाँ पे वेरिएबल रहेंगी, वो एक साथ वहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होंगी। अब जब हम गैप की बात करते हैं तो क्या चीज़ें आती हैं, जो हमारी मोरालिटी है, ठीक है, वो इमोरल हो सकती है, इमोरल बट लीगल, ठीक है। हमारी मोरालिटी इमोरल हो सकती है लेकिन वो लीगली रहेगी। उसमें क्या रहेगा, इनग्रेटिट्यूड हो गया, ग्रीड हो गया, लालच हो गया, ठीक है, झूठ बोलना हो गया, ये हमारे अनैतिक है लेकिन क्या है, लीगल है। फिर जब हम कहते हैं कि जो हमारी नैतिक है बट इलीगल है, जैसे कि ड्राइविंग फास्ट टू सेव अ लाइफ, जैसे मान के चलिए कोई सामने है, ठीक है, और उसमें किसी पर्सन को सेव करना है, वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट ड्राइव करके सामने कोई भी पर्सन आ रहा है उसको आज ये भी नहीं देख रहे हैं क्या है क्या नहीं है, और ड्राइव करते हुए जा रहे हैं और हमारे पास ये एक्सक्यूज़ है कि हम किसी की ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो उसमें क्या है कि हमने जो एडमिनिस्ट्रेटिव रूल थे उनको ब्रेक कर दिया गया, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल हैं जो मैंने आपको दिए हैं, इसमें कैसे लॉ काम करता है वो उनके फैक्ट और सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक उसके ओवरलैप की, जब हम बात करते हैं कि जो लॉ एंड मोरल्स है, ठीक है, जो हमारी कानून और नैतिकता है उसमें क्या निचोड़ निकला, ठीक है। मोरालिटी जो हमारी रहती है, जैसे कि अभी मैंने आपको पीछे बताया कि डिटेक्स राइट रॉन्ग बेस्ड ऑन द कॉन्सेंस और सोसाइटल नॉर्म्स, जो समाज के जो नॉर्म्स रहते हैं उनके बिहार पे तय किया जाता है कि ये गलत है या अनैतिक है, अनैतिक है, ठीक है। फिर लॉ द्वारा, लॉ क्या कहता है कि जो रूल्स हैं वो स्टेट द्वारा उसको इन्फोर्स करता है, ठीक है। स्टेट जो रूल्स हैं अगर कोई उसका वायलेशन करता है तो उसको पनिशमेंट देता है, और जो पीपल सोसाइटी होती है उनके ऊपर इन्फोर्स करता है, ठीक है। मोरालिटी और लॉ का एग्जांपल जब हम अलग अलग देखते हैं तो जो एग्जांपल अभी मैंने दिया कि लाइंग टू अ फ्रेंड और इग्नोरिंग अ बेगर, ठीक है, किसी दोस्त से झूठ बोलना या सामने कोई बेगर है उसको चीज़ें ना, उसको खाना ना प्रोवाइड करना, उसको इग्नोर करना, तो इसमें सोसाइटी आपको बॉयकट कर सकती है, आपको उस चीज़ के लिए वायलेशन के लिए आपको जेल नहीं भेजा जा सकता है। लेकिन जब लॉ में अगर कोई चीज़ है, ठीक है, अगर जो मैंने आपको बताया कि जैसे इंडिया में क्या है कि ड्राइविंग ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड इज़ इलीगल, ठीक है, लेकिन वो अनैतिक नहीं है, तो उसमें अगर ये चीज़ें लॉ के द्वारा इलीगल बताई गई हैं, ठीक है। अब इसमें जो एक वो कहते हैं कि दोनों का मिला जुला निचोड़ क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, ठीक है, तो हम देखते हैं एब्सोल्यूट वर्ब जिसमें दोनों चीज़ें परफॉर्म करती हैं। वो क्या हो गया, जैसे एग्जांपल में कर सकते हैं मर्डर एंड थेफ्ट, चोरी और हत्या, ठीक है। इसमें क्या है कि हमारा अनैतिक भी है और इलीगल भी है, तो ये क्या रह जाएगा, जो स्टेट द्वारा है ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है और इसको काफ़ी स्ट्रिक्टली से इसको इन्फोर्स कराया जा सकता है, ठीक है।
यहाँ तक तो हमारा लॉ एंड मॉरल्स हो गया, ठीक है। अब हमने आपसे क्या कहा था, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट की, कंप्लीट डेफिनेशन पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। देन हमने डिस्कस किया सॉवरेनिटी की बात करते हैं, ठीक है। स्टेट और सॉवरेनिटी हो गया। तो सबसे पहला जो चार्ट हमने आपको बताया था उसको याद कीजिए, ठीक है। उसमें स्टेट सॉवरेनिटी था, देन उसके बाद लॉ एंड मॉरल्स था, फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद हमारा था जस्टिस। अब यहाँ तक तो हमने ये देखा कि जो हमारा स्टेट है कैसे सॉवरेन है, कैसे वो पावर करता है, कैसे वो इन्फोर्स करता है, फिर कैसे वो इन्फोर्स करेगा जो हमारे नैतिक और अनैतिक में जो लॉज है वो कैसे इंटरफेरेंस रहेगा, कब वो चीज़ें सही तरीके से इम्प्लीमेंट होगी। अब यहाँ पर हम आगे बात करेंगे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, कि जो न्याय है वो कैसे कैसे वो काम करेगा, ठीक है। तो जो हमारा न्याय है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, उसको आगे बढ़ने से पहले चीज़ों को हम ये देख सकते हैं जो हमारा हार्म प्रिंसिपल है, ठीक है। अब हार्म प्रिंसिपल का अभी मैं इसके फॉर्म में बताऊंगा, फिर एक फ्लो चार्ट के तरीके से एक डायग्राम के रूप में भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो इसमें हम एक फ्लो चार्ट में समझते हैं कि जो हमारा नुकसान का जो सिद्धांत है लॉ एंड मॉरल्स का, जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें हमारा हार्म प्रिंसिपल भी आता है। तो तो कैसे काम करता है, तो सबसे पहले देखा जाता है इज द एक्ट इमोरल, मतलब एक पर्सन द्वारा जो भी एक्ट किया गया है क्या वह एक्ट इमोरल है, ठीक है। तो अब उसमें देखते हैं कि हार्म किसको क्यों किया गया है, ठीक है। एक प्राइवेट एक्ट है, किसी को नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। अगर वो किसी द्वारा एक्ट किया गया है, किसी पर्सन को, किसी अदर को हार्म नुकसान हुआ है, या उसने किसी को, सोसाइटी को हार्म किया है या वहाँ के मेंबर्स को इफेक्ट किया है, तो वो कैसा एक्ट इमोरल है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि वो जो पर्सन ने जो एक्ट इमोरल किया, वो अगर एक्ट इमोरल है तो वो क्या उसने प्राइवेट एक्ट किया है जिससे कोई किसी का नुकसान नहीं हुआ है, तो उसमें क्या रहेगा, अगर हाँ तो वहाँ पर जो कानून का हस्तक्षेप है वो वहाँ नहीं करेगा, मतलब जो जो लॉज रहेगा वो वहाँ पर अपना हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। अब दूसरे पर्सपेक्टिव को चलते हैं, अगर एक्ट इमोरल है, ठीक है, इज द एक्ट इमोरल मीन्स अगर वो पर्सन द्वारा एक्ट अनैतिक है और उससे किसी पर्सन को नुकसान हुआ है, अभी हमने किस बात की बात किया कि किसी पर्सन का किसी को नुकसान नहीं हुआ है। अब यहाँ पर हम दूसरा एक्सपर्ट देख रहे हैं, किसी को नुकसान हुआ है, ठीक है। तो जब किसी को नुकसान हुआ है तो वहां पर लॉ इंटरवेन करता है, वहां पर कानून उस पर्सन पे लागू होगा। अब तीसरे एक्सपर्ट की जब हम बात करते हैं, तो अगर एक्ट इमोरल था उस पर्सन का और उससे पर्टिकुलर सोसाइटी का कोई नुकसान हुआ है या वहां के मेंबर को वनरेबल किया है, वहां के मेंबर को इफेक्ट किया है काफी ज्यादा, तो क्या होगा। तो देखते हैं, डज इट हार्म सोसाइटीज वनरेबल मेंबर्स। एग्जाम्पल तो हम लेते हैं, चाइल्ड लेबर हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, फ्रॉड किया है, तो एक कम्प्लीटली उसने सोसाइटी को इफेक्ट किया है उसने अपने एक्ट के द्वारा। अगर हाँ तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो हमारा लीगल होता है, जो लॉ होता है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली फिर उसको लीगल इन्फोर्समेंट कराया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर लॉ कैसे एक्ट करता है, गार्जियन के एक्ट करता है, ताकि वो जो कम्युनिटी का जो मोरल फैब्रिक है उसको चीज़ों को बरकरार रह सके, एक साथ रह सके, ठीक है। तो यहाँ तक हमने एक पर्सन का इमोरल एक्ट के हमने तीन पर्सपेक्टिव देखे, ठीक है। पहला पर्सपेक्टिव क्या था, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, पहला पर्सपेक्टिव क्या था, पर्सन द्वारा एक्ट हुआ है लेकिन किसी को नुकसान नहीं हुआ है, ठीक। पर्सन द्वारा एक्ट हुआ है लेकिन किसी को नुकसान हुआ है, ठीक है। तीसरा जो हमारा था वो क्या था, पर्सन द्वारा एक्ट अनैतिक एक्ट हुआ है, पर्सन द्वारा इमोरल एक्ट किया गया है जिससे कि एक सोसाइटी को नुकसान हुआ है, ठीक है। तो तीनों एक्सपेक्ट हमने, जो नुकसान का सिद्धांत था, जो हार्म प्रिंसिपल था, वो हमने यहाँ पर चीज़ें देख ली। तो ये कभी चीज़ें, ये आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि जब भी आप लॉ आगे इंटरप्रेट करेंगे, जब आगे चल के आप अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट डायनेमिक स्कोप आएंगे सब्जेक्ट के, तो ये चीज़ें आपको काफ़ी आसान होगा चीज़ों को इंटरप्रेट करने में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने आपको बात किया था कि इमेज के द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, तो ये रही इमेज, ठीक है। तो जो हमारा हार्म प्रिंसिपल है कैसे काम करता है, जैसे कि जो जिसमें जो लॉ है, जिसमें वो इंटरवेन, मतलब कहते हैं कि हस्तक्षेप नहीं करता है, तब तक इंटरवेन नहीं करता है, जो आपको ब्लू लाइन में दिख रहा है उसमें लॉ इंटरवेन नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जो ऊपर है, ठीक है, जो ऐसे एक्ट हैं जो येलो साइन में है,
जो येलो डॉट में है उसमें जो लीगल है का उसमें इन्फोर्सेबल रहेगा। अब जैसे बात करते हैं अपने आप को नुकसान पहुंचाना, ठीक है, जो अपने जो अनैतिक थॉट्स हैं उनके द्वारा वो अपने गलत सोचना, ठीक है, अनप्लीजेंट फीलिंग, तो इसमें लॉ इंटरवेन नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अब उसमें चलिए हॉट द्वारा जब लीगली एक्शनेबल की बात की गई तो उसमें कौन कौन से एक्ट थे, मर्डर हो गया, असॉल्ट हो गया, थेफ्ट हो गया, फ्रॉड हो गया। मर्डर की डिफिनेशन हमने पढ़ी चुके हैं। असॉल्ट हो गया किसी पे हमला करना, थेफ्ट हो गया चोरी करना, जो कि अनैतिक और इलीगल एक्ट दोनों हैं। तो ये हमारा थ्रेशोल्ड ऑफ हार्म हो गया, ठीक है। अब इसके हम की फैक्टर की बात कर लेते हैं। इफ एवरी नेगेटिव थॉट क्वालिफाइड एज अ हार्म, लॉ वुड बिकम एक्सपेंसिव एंड टोटलिटेरियन, ठीक है। लॉ प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट कलेक्टिव एंड डायरेक्ट हार्म, ठीक है। अब यहाँ पे बात किया गया अगर हर एक निगेटिव एक्ट को हम एक नुकसान के तौर में देखेंगे तो लॉ के जो प्रोसेस रहेगा, जो लॉ रहेगा, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो लॉ का काम क्या रहता है, फिर वहाँ पर जो लॉ प्रोटेक्ट करेगा वो कलेक्टिव और डायरेक्ट हार्म में भी इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो चीज़ें हम देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें देखा गया है जो अभी हमने हार्म प्रिंसिपल की आपकी बात किया कि जो हमारा जो एक्ट है वो कैसे कैसे 3 पर्सपेक्टिव में डिवाइडेड है। तो जब किसी पर्टिकुलर जो हाईली जो इफेक्टिव है, जो हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रिक्टली इन्फोर्सेबल कब है, जब वो पर्टिकुलर किसी सोसाइटी के अगेंस्ट करता है, ग्रुप में करता है, ठीक है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रुप मेंबर्स अफेक्टेड रहते हैं, मर्डर हो गया, असॉल्ट हो गया, थेफ्ट हो गया, फ्रॉड हो गया, तो ये हमारे हाईली वनरेबल उसमें आते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया लॉ इन्फोर्सेस मोरालिटी का, ठीक है। तो हमारा कितने स्ट्रक्चर हो गए हैं, स्टेट ऑफ सोवरेनिटी हो गया, लॉ एंड मोरालिटी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक कौन रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस रहेगा। देन उसके बाद हम आएंगे किस पे, लाइबिलिटी पे आएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो इस इमेज से आपको क्या समझने को मिल रहा है, तो इसमें 3 प्रकार की मछलियां हैं। एक सबसे छोटी मछली है, फिर उससे बड़ी मछली है, फिर उससे बड़ी मछली है। ये पिराना टाइप की लग रही है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मछली होती है। अब इसमें मत्स्य न्याय की अगर हम बात करें तो जो मत्स्य न्याय से आप क्या समझते हैं कि जो सबसे ताकतवर होगा वही सरवाइव करेगा समुद्र में, ठीक है। जो छोटी मछलियाँ होती हैं बड़ी मछलियों का खाना बनती हैं। तो क्या ऐसा ही ऑर्डर रहेगा अगर कोई भी जस्टिस वहाँ पर किसी सोसाइटी में या किसी स्टेट में एडमिनिस्टर नहीं होगा? तो हाँ, कह सकते हैं कि वहाँ पर जो न्याय रहेगा, जो जस्टिस सिस्टम रहेगा, वो मस्त न्याय रहेगा, ठीक है। जब जब किसी भी लॉ का इंटरवेंशन नहीं होता है तो वहाँ पर जो स्ट्रांग कम्युनिटी होती है, स्ट्रांग पर्सन होता है, जो लोअर पर्सन, जो लोअर कम्युनिटी होती है, उसको हमेशा एक्सप्लॉइट करता है, हरास करता है, ठीक है, उसका बेनिफिट लेता है। और अगर आसान लैंग्वेज समझे, जो ऊपर की हायर स्टैंडर्ड की जो कम्युनिटी होती है, जो नीचे की कम्युनिटी होती है, लोअर को अपना फायदे के रूप में उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा जो मत्स्य न्याय का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। लेकिन ऑर्डर कैसा होना चाहिए, फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जब होता है चीज़ें तो कैसा होता है, तो स्टेट ये क्यों यूज़ करता है, जब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की बात करते हैं, स्टेट क्यों यूज़ करता है, ताकि जो वहाँ की सोसाइटी है, जो उसके पीपल हैं, वो मत्स्य न्याय की तरह जो जो कॉन्सेप्ट है फिटेस्ट सर्वाइवल, ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट रिमूव करने के लिए ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें स्टेट इसको यूज़ कर सकता है, किस लिए, स्टेट यूजेस इस फिजिकल फोर्स टू मेंटेन पीस, ऑर्डर एंड इन्फोर्स राइट विद इन द सोसाइटी, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस हमारा क्या है, न्याय का प्रशासन हो जाता है। इसको हिंदी में समझते हैं, राज्य समाज में शांति व्यवस्था और अधिकारों को लागू करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करता है, ठीक है, ताकि ताकि जो ताकतवर है वो कमजोर का शोषण ना कर पाए। ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की एक पर्टिकुलर डिफिनेशन हो गई, ठीक है। अब इसका हम इवोल्यूशन देखते हैं कैसे काम करता है, ठीक है। तो जो थिंकर्स थे, तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स, उन्होंने क्या चीज़ें बताई कि जो हमारा जस्टिस है ये कैसे काम करना चाहिए, जो सोशल बॉन्डिंग है कैसे काम करता है। तो इसका जो एटमोलॉजी है वो हम बात कर लेते हैं। तो लैटिन वर्ड से जस्टिस का जो टर्म है वो डिफाइन हुआ है। तो जस्टिस का जो था जंगरे, टू बाइंड और टाई टुगेदर, ठीक है। अब इसमें जो जस्ट का डिफिनेशन था टाई, एक दूसरे से बांधे रखना। तो
जो एक कंप्लीट डेफिनेशन हो गई क्या हो गई, जस्टिस इज द सिस्टम इन विच मेन आर टाइड और जॉइंट इन अ क्लोज फेयर रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसमें जो मैन है वो जस्टिस है, एक दूसरों को सही तरीके से फेयर रिलेशन में बांधे रखता है। ठीक है, सामान द्वारा क्या बताया गया था जस्टिस की डेफिनेशन, टू डिस्ट्रीब्यूट द ड्यू शेयर टू एवरीबडी, जो उनका राइट है, ठीक है, और जो उनका राइट है शेयर है वो सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट, हर एक पर्सन का एक दूसरे से जस्टिस में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर रफेल जी का कहना था प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज द अदर ऑर्डर ऑफ सोसाइटी। इन्होंने क्या बात किया था, जो भी इंडिविजुअल के राइट्स हैं, जस्टिस का काम क्या है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना और जो सोसाइटी में ऑर्डर है उसको मेंटेन करना। ठीक है, सी मेरियम द्वारा क्या कहा गया था, अ सिस्टम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स एंड अ प्रोसीजर थ्रू विच ईच अकॉर्डेड व्हाट इज एग्रीड अपॉन एज फेयर। इनका कहना था कि जो सिस्टम है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर जो जस्टिस है हमारा, वो एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू वो जो सबके जो फेयर डिसीजन है वो हर एक लोग को दे सके। ठीक है, अब ये ओवरऑल अगर हम डिफिनेशन की बात करें जस्टिस से क्या निकल के आती है, टू हार्मोनाइज इंडिविजुअल इंटरेस्ट विद द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। जस्टिस का काम क्या है, हर एक जो पर्सन है, जो सोसाइटी है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है, उसको उसके जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करे। ठीक है, और जो इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी है उसको चीज़ों को जस्टिस प्रोवाइड करे, और उनके जो लीगल इक्वल राइट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है उनको वो प्रोवाइड करे। ये जस्टिस है, वो स्टेट की ड्यूटी है, वो जस्टिस तब यूज़ करती है जब इस चीज़ों को प्रोवाइड करना दिखता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जस्टिस में हम देखते हैं। तो मस्त न्याय तो हमने देख लिया कि जब भी जस्टिस का एब्सेंस होगा तो यही कॉन्सेप्ट होगा, जो कमज़ोर होगा वो, मतलब जो मजबूत होगा, जो ताकतवर होगा वो कमज़ोर का शोषण करेगा। ठीक है, ये हमारा मस्त न्याय का कॉन्सेप्ट था। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वेयर द स्ट्रॉन्ग एक्सप्लॉइट द वीक विदाउट स्टेट इंटरवेंशन। ये अभी भी कहीं कुछ जगह है जहाँ पर जो स्टेट का जो इंटरवेंशन है काफ़ी वीक है, जो लॉ है वहाँ पर काफ़ी लो टाइप में, मतलब कह सकते हैं कि इन्फोर्सेबल नहीं है, कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ कंडीशंस वहाँ पर हैं। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कैसे गवर्न होता है, ठीक है, वो हमारा सिविल जस्टिस में क्लासिफिकेशन है, फिर क्रिमिनल जस्टिस में है। अब सिविल जस्टिस में क्या रहता है, डील्स विद प्राइवेट राइट, कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, गोल्स क्या है सिविल जस्टिस का, प्रोवाइड कंपनसेशन, अगर कोई भी पर्सन किसी भी चीज़ का ब्रीच करता है तो उसको कंपनसेशन, मुआवजा प्रोवाइड करना। ठीक है, जो सामने वाले इंजर्ड प्रीव है उसको राहत देना। फिर क्रिमिनल जस्टिस की बात करते हैं तो इसमें डील्स विद पब्लिक रॉन्ग अगेंस्ट सोसाइटी, मीन्स कि जो पर्सन द्वारा सोसाइटी में जो गलत चीज़ें की जाती हैं, एक जो पर्टिकुलर होल सोसाइटी को इफेक्ट करती है ऐसा एक्ट, उसको उसके साथ वो क्रिमिनल जस्टिस डील करता है, जो हमारा आपराधिक न्याय है। ठीक है, उसका गोल क्या है, पनिश द ऑफेंडर टू मेंटेन सोशल ऑर्डर। ठीक है, इसका काम क्या है कि जो भी पर्सन वो एक्ट करता है उसको पनिशमेंट देने का है, उसको सजा देने का प्रावधान है, ताकि जो सोशल ऑर्डर है, सामाजिक जो व्यवस्था है वो बरकरार रह सके। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी हमने देख ली सिविल और क्रिमिनल जस्टिस का, जिसमें सिविल जस्टिस का फोकस क्या होता है, इन्फोर्सिंग प्राइवेट राइट्स एंड सेटलिंग डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल्स। ठीक है, जो भी इंडिविजुअल्स के बीच में जो भी मतभेद ओरिजिनेट हुआ है उसको सॉर्ट आउट करना, उसको सॉल्व करना, उसको सुलझाना, ताकि और सुलझाना किस प्रकार से हो सकता है, जैसे मान के लिए एक दूसरे किसी सर्कमस्टांसेस में कोई कॉन्ट्रैक्ट का, संविदा का उसने ब्रीच कर दिया। ठीक है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है तो उसमें पर्टिकुलर मुआवजा देके या कुछ और कंपनसेशन देके सामने वाले पार्टी को, जो इंजर्ड पार्टी है, उसको रिलीफ दिया जा सके। ठीक है, क्रिमिनल जस्टिस जो कॉन्सेप्ट है, जो कि समाज के खिलाफ होने वाले अपराधों को कौन डील करता है, आपराधिक न्याय डील करता है। ठीक है, जैसे हो गया चोरी, हो गया हत्या, हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या प्रावधान है, पनिशमेंट, इसमें दंड का प्रावधान है, ताकि जो सामाजिक व्यवस्था है, जो समाज की व्यवस्था है वो बरकरार रह सके। अब इसके अलावा भी कुछ क्लासिफिकेशन है। ठीक है, जस्टिस और भी प्रकार के होते हैं, वो भी हम देख लेते हैं, फर्दर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जो और भी जस्टिस हैं, ठीक है, जो जस्टिस का फ्रेमवर्क है वो कैसे है, सोशल जस्टिस है आपका, ठीक है, लीगल जस्टिस है आपका, इकोनॉमिक जस्टिस हो गया, पॉलिटिकल जस्टिस हो गया। सोशल जस्टिस में क्या होता है कि जो भी सोसाइटी में जो इनइक्वलिटीज़ हैं, असमानताएं हैं, उनको ख़त्म करना। ठीक है, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा आर्टिकल है, जो फंडामेंटल राइट में जो हमारा जो अनटचेबिलिटी का जो एबोलिशमेंट है। ठीक है, और जो इक्वल एक्सेस का जो गारंटी प्रोवाइड करता है, जैसे स्टेट भी इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस करता है, डिस्क्रिमिनेशन
स्टेट भी उसको प्रोटेक्ट करता है, कहीं पर भी किसी भी प्लेस पे किसी भी पर्सन का डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके किस भी यहाँ पे कास्ट कास्ट क्रीड सेक्स और रिलीजन, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ग्राउंड्स हो गए, ये हमारा सोशल जस्टिस हो गया। इकोनॉमिक जस्टिस की हम बात कर लेते हैं, इसमें जो एक कह सकते हैं कि जो भत्ता होता है, जो सैलरी होती है, जो सामने वाला पर्सन अगर कोई 8 घंटे काम कर रहा है, चाहे वो मेन हो या वुमेन हो, उसको समान रूप से सैलरी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें ऐसा ये प्रावधान इकोनॉमिक इसलिए किया गया है ताकि कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन को एक्सप्लॉइट ना कर सके, अपनी पोजीशन का दुरुपयोग ना कर सके। पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं, तो पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं तो इसमें पॉलिटिकल में क्या होता है, द इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ ऑल सिटीजन टू टेक पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, वोट एंड कंटेस्ट इलेक्शन। पॉलिटिकल की बात करते हैं तो इसमें जो हर एक सिटीजन को ये हक दिया गया है कि वो इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स बाइंडिंग में, रूल्स फ्रेमिंग में, ठीक है। लीगल जस्टिस की बात हम जब करते हैं तो उसमें हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होता है, जो कोर्ट्स द्वारा होता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए दो जो लॉ कोर्ट के द्वारा जो दिए जाते हैं, उनमें जो लीगल उनका ड्यूटीज़ क्या होती है लीगल जस्टिस को प्रोवाइड करना, कि जो लीगल प्रोसीजर होता है उसको क्या कैसे कैसे बनाना, उसको सिंपल बनाना, क्विक फेयर बनाना, और ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो और इफ़िशियंट ना हो, ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सब चीज़ों को करना, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, इन सभी को जो निचोड़ जब एक साथ सब चीज़ें आती हैं तो इन्हीं का लिंक अब हमारा क्या होता है, ट्रू जस्टिस होता है, ठीक है। ट्रू जस्टिस तभी होता है जब सभी चीज़ों एक साथ रखी जाती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या आता है कि अगर हम इसका की पॉइंट देखें तो विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस पॉलिटिकल एंड लीगल जस्टिस आर वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर दी ऑपरेस्ट। कह सकते हैं कि अगर हम सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस को दोनों को हटा दें, तो अगर हम बात करेंगे पॉलिटिकल जस्टिस को, लीगल जस्टिस की, दोनों फिर इम्पॉसिबल हो जाएंगे चीज़ों को सोसाइटी को इम्प्लीमेंट करना, कि सही तरीके से वो ऑपरेट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, जस्टिस सोसाइटी में मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अब यहाँ तो हमारा जस्टिस का ये फॉर्म हो गया, ठीक है। अब जब हम नेक्स्ट देखते हैं तो ये जो चीज़ें अभी तक हमने पढ़ा, ठीक है, कि जो ये हमारा जस्टिस सिस्टम है, ये हमारा कोडिफिकेशन के द्वारा हुआ होना चाहिए या कोडिफाई ना हो लॉ उसके द्वारा होना चाहिए। तो कैसे कैसे क्या एडवांटेज हैं इसके, मीन्स कोडिफिकेशन के क्या एडवांटेज हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, होने भी चाहिए एडवांटेज या डिमेरिट्स, कोडिफिकेशन किसी लॉ का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो हम उसके एडवांटेज और होना चाहिए उसके एडवांटेज, नहीं होना चाहिए उसका डिसएडवांटेज, हम चीज़ें अभी देखते हैं, ठीक है। तो इसका जो कोडिफिकेशन का सबसे सबसे पहला जो एडवांटेज है क्या है, ब्रिंग्स ग्रेटर सर्टेनिटी एंड प्रिसीजन ऑफ लॉ इन अ लीगल सिस्टम। कह सकते हैं अगर कोडिफिकेशन किसी भी लॉ को होता है तो ज़्यादा प्रिसीजन, मतलब ग्रेटर प्रिसीजन होता है कि लीगल सिस्टम में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना सबसे आसान होता है, क्योंकि हमारे पास रिटर्न है चीज़ों को, तो उसका इम्प्लीमेंट करने में आसानी होती है। अगर वही हमारा लॉ कोडिफिकेशन कोडिफाइड नहीं है तो उसमें क्या रहता है, लॉ को वो रिजिड बना देता है, और उसका जो फर्दर ग्रोथ है, उसका जो इवोल्यूशन है, उसमें उसको हेल्प नहीं करता है कि उस वो लॉ पर्टिकुलर फिर आगे उसका ग्रोथ हो सके। फिर देन बात करते हैं एडवांटेज की, कि कोडिफिकेशन का एडवांटेज क्या है, द कोड ऑफ लॉ इज प्रिसाइज इन फॉर्म एंड इज देयर फॉर ईजियर टू लर्न एंड अप्लाई। अगर कोई भी लॉ हमारा कोडिफाइड फॉर्म में रहेगा, रिटन फॉर्म में रहेगा, तो उसको अप्लाई करना और उससे लर्निंग लेना काफ़ी ईजी हो जाएगा। अगर वो रिटन फॉर्म में ही नहीं रहेगा तो हम कैसे उसको डिफ़िकल्टीज जो रहेंगे उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि तो इसमें जब रिटन ही नहीं रहेगा तो क्रिमिनल्स जो अपराधी रहेंगे वो खुद में लॉ में लूप होल्स निकालना स्टार्ट कर देंगे। वैसे तो जहाँ पे लॉ भी बने रहते हैं उसमें भी क्रिमिनल्स लूप होल निकालना स्टार्ट कर देते हैं कि कैसे वो बच सकें। लेकिन जब अगर हम यहाँ कोडिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो उसी पर्सपेक्टिव से समझेंगे कि जब कोडिफिकेशन किसी भी लॉ का नहीं रहेगा तो ये बहुत ही क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा प्रोसीजर ले डाउन नहीं रहेगा कि हम कैसे इसको पनिश करें, तो मनमानी तरीके से फिर वो चीज़ें क्रिएट होती हैं। फिर एडवांटेज की बात करते हैं, स्टैट्यूट लॉ इन कोर्ट कन्फर्म्स टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द टाइम। फिर जब हमारे पास लॉ रिटर्न रहेगा, फिर सोसाइटी में कैसे नीड है उसकी चेंजेस की, कैसे कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट हो रहा है, तो उसको कैसे कैसे अडॉप्ट करना है, तो लॉ उस नेचर के हिसाब से फिर वो उसमें चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर इम्प्लीमेंट आगे फिर चेंजेस होकर इम्प्लीमेंट होता है। अगर वो चीज़ लॉ वहीं पर रिटर्न नहीं होता है तो क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं, फिर उसका जो इंटरप्रिटेशन रहता है, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में जो चैलेंजेस आते हैं, नया कॉन्सेप्ट कोई अराइज हुआ तो उसके इंटरप्रिटेशन फिर चैलेंजेस आते हैं, और वो फिर हडल्स होते हैं कि वो हम उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमने चीज़ देख ली
कि जो हमारा जस्टिस हो गया, ठीक है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। फिर हमारा कोडिफिकेशन का प्रोसेस हो गया कि लॉ कोडिफाइड होना क्यों नेसेसरी है। देन अब इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलता है वो क्या चलता है कि जब जस्टिस सिस्टम होता है तो जब कोई सामने वाला पर्सन होता है तो उसको क्राइम के, अगर कोई क्राइम करता है तो उसको पनिशमेंट करने का भी, देने का भी प्रावधान है। तो इसमें क्या रहता है, जो दंड का सिद्धांत है, ठीक है, उसको हम देखते हैं कि जो प्राचीन से अभी तक कैसे कैसे कॉन्सेप्ट ये इवॉल्व हुआ है, ठीक है, उसको हम देखते हैं। तो पर्टिकुलर जो थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट है, दंड के सिद्धांत है, वो 4 थ्योरीज हैं। डिटरेंट थ्योरी हो गया, ठीक है, जिसको हम निवारक सिद्धांत कहते हैं। प्रिवेंटिव थ्योरी हो गया जो कि हमारा प्रतिरोधात्मक सिद्धांत है। रेट्रिब्यूटिव थ्योरी हो गया जो कि हमारा प्रतिशोधात्मक सिद्धांत है। रिफॉर्मेटिव जो हमारा हो गया सुधारात्मक सिद्धांत है। अब ये कैसे कैसे काम करता है, तो जब हम पहले के टाइम में क्या होता था कि डिटरेंट थ्योरी का कॉन्सेप्ट था निवारक सिद्धांत। इसमें कह सकते हैं निवारण, मतलब जो सामने वाला क्राइम है उसको ऐसी सजा दे दो कि दूसरा वाला पर्सन उसको कमिट करने का ही नहीं सोचा, दिमाग में ही ना आए। तो ऐसी वो हार्श पनिशमेंट, खतरनाक उसको दंड दिया जाता था ताकि सामने वाला पर्सन उस क्राइम को कमिट करने के लिए अपने जहन में ही चीज़ें न लाए। तो इसका जो गोल था क्या था डिटरेंट थ्योरी का, सामने वाले पर्सन के अंदर में डर पैदा करना, उसको चेतावनी देना। तो ये हमारा डिटरेंट थ्योरी क्या थी, एक चेतावनी के रूप में उसको देखा जाता था कि सामने वाले पर्सन पे ऐसा एक एग्जाम्पल क्रिएट करना कि अगर तुम भी ऐसा करोगे तो तुमको भी ऐसा ही पनिशमेंट मिलेगी, हो सकता हो इससे और खतरनाक मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट जब कंसेप्ट धीरे धीरे इवॉल्व हुआ तो ये प्रिवेंटिव थ्योरी आई। प्रिवेंटिव थ्योरी में हमारी कौन सी हो गई, प्रतिरोधात्मक थ्योरी इसको सिद्धांत कहते हैं हम, ठीक है। इसमें क्या था, सोसाइटी को सेफ रखना था। सोसाइटी को सेफ रखने के लिए उसमें क्या रहता था, सामने वाले पर्सन को जेल भेज दिया, ठीक है, या उसको डिसेबलिंग द ऑफेंडर मीन्स जो सामने वाला पर्सन है उसका लाइसेंस ही सस्पेंड कर दिया, ठीक है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, लॉक सिस्टम था कि सामने वाले पर्सन को लॉक कर दिया गया। अब कैसे लॉक कर दिया गया, जैसा मान के चलो कोई पर्सन के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, वो काफ़ी उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं, ठीक है, और वो तब भी वो चीज़ें नहीं सुधर रहा है और रैश ड्राइविंग कर रहा है, तो उसका परमानेंटली लाइसेंस ही खत्म कर दिया गया। तो वो क्या हो गया, परमानेंट डिसेबिलिटी हो गया कि वो लीगली वो ड्राइविंग करने के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। वो ऐसे ऐसे तो ड्राइव कर सकता है लेकिन लीगली कभी वो पकड़ा जाएगा तो फिर उसके खिलाफ जो लीगली में कार्रवाई है वो स्ट्रिक्टली फिर उसको ली जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा प्रिवेंटिव हो गया। अब जो बात कर लेते हैं, फिर चीज़ें नई इवॉल्व हुई। फिर जब नई थ्योरी आई तो उसमें क्या आ गया, रिट्रीब्यूटिव थ्योरी। ये हमारी क्या है, प्रतिशोधात्मक सिद्धांत है। प्रतिशोधात्मक सिद्धांत आप शब्द से ही देख रहे हैं कि प्रतिशोध, ऐसा सिद्धांत जिसमें प्रतिशोध लेने का वो हो, प्रोसेस हो, प्रावधान हो। इसमें जो गोल था क्या था, मोरल वेंजेंस था, मीन्स जो हमारा नैतिक प्रतिशोध हो गया। ऐसा मान के चलिए आंख के बदले आंख, सामने वाले पर्सन ने हमारा हाथ तोड़ा, हमने उसका हाथ तोड़ दिया। सामने वाले पर्सन ने मेरी आंख निकाली, मैंने उसकी आंख निकाली। सामने वाले पर्सन ने मेरा लोहे से सर फोड़ा, मैंने उसकी लोहे की रॉड से सर फोड़ दिया। तो जैसे को तैसा, तो कह सकते हैं ना, हाथ के बदले हाथ। तो इसका जो मेथड था उसका क्या था, सामने वाले पर्सन को वैसा ही एहसास दिलाना कि जैसा कि हम फील कर पा रहे हैं, जो दर्द हम फील कर पा रहे हैं सामने वाले उस पर्सन को भी वैसा ही दर्द फील कराना। तो इसका जो कॉन्सेप्ट था रिट्रीब्यूटिव का, आंख के बदले आंख, जैसे को तैसा, ठीक है। देन बात करते हैं रिफॉर्मेटिव थ्योरी की। तो जब ये एंशिएंट से पास से चीज़ें दिखी जा रही कि थ्योरी ऐसे ऐसे टाइप की हैं, ऐसे ऐसे क्राइम पनिशमेंट इवॉल्व होते चले जा रहे हैं, तो फिर नया कॉन्सेप्ट जो अभी तक अभी मॉडर्न टाइम में जो ये चीज़ें रिकॉग्नाइज्ड है, वो कौन सी थ्योरी हमारी रिकॉग्नाइज्ड है, मॉडर्न और मॉडर्न थ्योरी, जो ये कह सकते हैं कि मॉडर्न टाइम में ये रिफॉर्मेटिव सुधारात्मक सिद्धांत जो है ये काफ़ी ज़्यादा अप्लीकेबल है, ठीक है। इसमें क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या था, गोल क्या था कि जो सामने वाला क्रिमिनल है, ठीक है, उसको ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की जाए ताकि वो यहाँ से एक अच्छा नागरिक बन के यहाँ से निकल सके, ठीक है। मान के चलिए कोई पर्सन चोरी चकारी में आया, ठीक है, जेल में आ गया, तो उसको ऐसा रिहेबिलिटेशन, उसको ऐसी एजुकेशन दी जाए ताकि उसका जो दिमाग परिवर्तन है, ठीक है, एक तो हृदय परिवर्तन होता है और दिमाग परिवर्तन होता है, ताकि वो दोनों चीज़ें उसकी चेंजेस आए और दोबारा वो चोरी करने के लिए मन ही ना हो उसका, ठीक है। तो उसका मेथड क्या है, सामने वाले पर्सन को एजुकेट करना। अगर वो कोई नशा ज़्यादा करता है, ठीक है, तो उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजना, ठीक है, ताकि वो उस लत से उसको छुटकारा मिल सके। और इस जो थ्योरी का था मेन कंसेप्ट ये था, जो भी क्रिमिनल है उसको पेशेंट के रूप में देखा जाए, ठीक है, और जो उसने जो एक्ट किया है उसको एज अ डिजीज़ उसको देखा जाए, ताकि डॉक्टर का जो रूप है, डॉक्टर का जो रोल है वो क्या काम करते हैं, डॉक्टर का रोल एजुकेट और रिहेबिलिटेशन का काम करते हैं।
तो इसमें उस जो क्रिमिनल है उसको अगर उसके डिजीज़ का इलाज हो गया तो जाहिर सी बात है जो पेशेंट रहेगा, जो क्रिमिनल रहेगा, वो काफ़ी हेल्दी हो जाएगा और दोबारा वो क्राइम वो उस पर्सन वो टाइप का पर्टिकुलर नहीं करेगा। ठीक है। फिर अब इसको हम थोड़ा इजी उसमें फ्लो चार्ट में देख लेते हैं। ठीक है। तो इसमें देखिए कि पास्ट ऑफेंसेस में कैसी थ्योरीज थी, उसमें डेटरेंट थ्योरी थी। ठीक है। आपके जो डेटरेंट थी, रिट्रीब्यूटिव हो गई, प्रिवेंटिव हो गई। ठीक है। तो अभी जो फ्यूचर जो चीज़ें हैं कि कैसे चीज़ों को चेंज कर दिया जाए, जो पर्सन की जो लाइफ है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो जो अभी करंट में जो थ्योरी है, मॉडर्न कंसेप्ट जो है, जो सोसाइटी के बिहेवियर को देखे, वो रिफॉर्मेटिव थ्योरी को इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसमें पनिशमेंट इस प्रकार की दी जाती है ताकि जो पर्सन है वो उस जो उसकी लत है या उसकी जो आदत है वो वहाँ पर छुड़वाई जा सके। ठीक है। तो ये हमारी जो अभी कंसेप्ट है थ्योरी का, पनिशमेंट का, ये इस नेचर का अभी जो हमारी पनिशमेंट है अभी करंटली में इस तरह की दी जाए ताकि जो सामने वाला क्रिमिनल है उसको एज अ पेशेंट उसकी जो एक्ट है उसको एज अ डिजीज उसको ख़त्म किया जा सके। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो हम अभी वापस से जो पढ़ चुके थे पहले, जो अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, लाइबिलिटी जो हमारा दायित्व होता है। दायित्व में क्या होता है, जो सर जॉन सैलमैन द्वारा जो डिफिनेशन दी गई थी दायित्व के बारे में, वो मैं एक बार ले डाउन कर देता हूँ। द बाउंड ऑफ नेसेसिटी दैट एग्जिट बिटवीन द रॉन्ग डूअर एंड द रेमेडी ऑफ द रॉन्ग। अब इसको मैं ब्रेक डाउन कर देता हूँ कि एक ऐसा आवश्यकता का बॉन्ड, ठीक है, कि किसके बीच में एग्जिट करता है, गलत करने वाले को और गलत करने किसके ऊपर उसने किया। ठीक है। अब जैसा मान के चलिए कोई एक पर्सन ने गलत किया, एक तो वो हो गया, और किसके खिलाफ गलत किया दूसरा पर्सन वो हो गया। तो ये बॉन्ड उसके बीच में एग्जिट करता है लाइबिलिटी का। और लाइबिलिटी कैसे इम्पोज होती है कि वायलेशन ऑफ राइट हुआ, बाउंड ऑफ नेसेसिटी क्रिएट हुआ, फिर उसके द्वारा फिर इम्पोजिशन ऑफ ड्यूटी होगी। फिर जब ड्यूटी उसके उसकी इम्पोज इस पर्सन पे की जाएगी कि हाँ तुम्हारी ये ड्यूटी थी, तो जब ड्यूटी वहाँ पर ही साबित हो जाएगी तो उसको फिर रेमेडी और कंपनसेशन के फॉर्म में उसको प्रोवाइड की जाती है। फिर हमने बात किया कि जो हमारा जो एलिमेंट है क्राइम करने के लिए क्या नेसेसरी तत्व होते हैं। इसमें जो हमारा फिजिकल एक्ट और गिल्टी माइंड, दो स्पोर्ट दिमाग जो होता है हमारा, दोनों इंक्लूड होने चाहिए। ठीक है। सामने वाले पर्सन को अगर हमने दिमाग में सोचा कि सामने वाले पर्सन को गन से मारना है, तो सामने वाले पर्सन के पास हमें गन लेके जानी है और उस पर गन एम करके उसको शूट करना है, तब जाके ये हमारा क्या हो जाएगा, क्राइम कंप्लीट यहाँ पर हुआ। कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई इसमें फ्लॉज नहीं है। ठीक है। कंप्लीटली वो आपका क्राइम कमिटेड है। जो लैंडमार्क केसेस हमने पिछले उस क्लास में भी देखा था अर्बन स्प्रेस का, जिसमें एक पर्सन अंडर एज गर्ल को ये समझ लिया जाता है कि हाँ वो 18 ईयर्स होगी, 18 ईयर्स अब होगी, तो इसमें उसका मेंटल एलिमेंट प्रूव हो गया था, तो इसमें उसको क्राइम माना गया था। ठीक है। अब जो हमने डिफरेंट डिफरेंट जो लाइबिलिटीज़ थी उनको पढ़ा था, सिविल लाइबिलिटी हो गया, क्रिमिनल लाइबिलिटी हो गया, रेमेडियल लाइबिलिटी हो गया, पिनल लाइबिलिटी हो गया। सिविल लाइबिलिटी में हमारा रेमेडियल रहता है, क्रिमिनल लाइबिलिटी में हमारा पिनल रहता है। सिविल लाइबिलिटी काम क्या रहता है कि जो प्लेंटिव का जो राइट है उसको इन्फोर्स कराना, किसके अगेंस्ट, डिफेंडेंट का, और किसके द्वारा, सिविल प्रोसीडिंग के द्वारा। ठीक है। अब उसमें जब पर्सन का इन्फोर्समेंट ऑफ राइट होता है तो उसको क्या प्रोवाइड किया जाता है, उसको मुआवजा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। और जो ये रिमेडियल लाइबिलिटी के जो लैटिन मैगजीन में कौन सी है, वो भी जस्ट ईबी रेमेडियम मीन्स वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। ठीक है। तो इसमें पर्सन को अगर सामने वाला पर्सन उसको इंजरी हुई है तो उसको रेमेडी और कंपनसेशन एज अ मुआवजा उसको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। क्रिमिनल लाइबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो क्रिमिनल लाइबिलिटी में इसमें क्या है कि एक दंड एक गलत करने वाले पर्सन को उसको दिया जाता है। ठीक है। उसमें क्या है, मैक्सिमम उसकी क्या है, एक्टस नॉन फेसेट रियम निसीमेन सेट रिया। ठीक है। तो ये हमारी क्या है, जो भी पर्सन ने गलत किया, जो भी पब्लिक रॉन्ग उसने किया है, उसके खिलाफ उसको दंड दिया जाएगा। और जो पीनल लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें पनिशमेंट किस टाइप की जानी चाहिए उस रॉन्ग डूअर को, उस गलत काम के लिए। ठीक है। वो हमारी डिटरेंट हो सकती है, प्रिवेंटिव हो सकती है, रिट्रीब्यूटिव हो सकती है, रिफॉर्मेटिव हो सकती है। तो इसमें वो जो फर्दर जो फैक्ट और कंडीशन सर्कमस्टांसेस रहती है उसके बेस पे पनिशमेंट तय की जाती है। फिर हमने जो फॉल्ट के जो एक्सेप्शन थे वो हमने बात की कि एक्स स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में
क्या डिफ्रेंसिएशन है। स्टील लाइबिलिटी में ये है कि अगर आपका कोई फॉल्ट भी नहीं है, अगर किसी सामने वाले पर्सन को नुकसान हुआ है तो उसके लिए भी आप कंप्लीट लाइबल होंगे। उसमें हमने जो यूके बेस्ड केस देखा था, वो कौन सा लैंडमार्क केस था, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर केस में हुआ था, 1868 का केस था, जिसमें एक पर्सन ने अपने प्रॉपर्टी पे एक रिजर्वायर बनाने का कंस्ट्रक्शन करवाया इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर द्वारा। लेकिन जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर थे वो उस फील्ड पे वर्कआउट करने के दौरान जो उनको जो माइंस की साफ्ट मिली, जो ओपन साफ्ट मिली, उसको जब कंस्ट्रक्शन उन्होंने फिनिश किया तो उसको कवर अप नहीं किया। जिसके बाद जब पानी उस पर्टिकुलर लैंड में रिजर्वायर के फॉर्म में छोड़ा गया तो उस वो जो पानी था, हैवी जो वाटर था, वो उस माइन साफ्ट के होते हुए जो सामने वाला जो प्लेंटिफ का जो कोल माइन थी उसमें वो पूरा पानी भर गया, तो उसको नुकसान हो गया। तो इसमें डिफेंडेंट को लायबल ठहराया गया उस कंपनसेशन करने के लिए, क्योंकि डिफेंडेंट का ये कहना था कि मैं तो वहाँ था भी नहीं, मेरी कोई गलती भी नहीं थी, मैं तो चाहता भी नहीं था कि सामने वाले पर्सन नुकसान हो। तो उन्होंने बोला था भले ही आप ना चाहते हों, लेकिन जो एक्ट आपके द्वारा हुआ है वो उससे सामने वाले पर्सन को नुकसान हुआ, तो उसके लिए आप उसको लायबल ठहराया गया उनको, और फिर उनको कंपनसेशन के लिए भी लायबल ठहराया गया। फिर एब्सोल्यूट लायबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था। कब ओरिजिनेट हुआ था? एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। ये केस तब हाईलाइटेड हुआ था, इसके एक साल पहले जब भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी उसमें काफ़ी ज़्यादा लाइफ का नुकसान हुआ था, ठीक है, ज़्यादा ह्यूमन लाइफ लॉस हुआ था। तो उसी को देखते हुए एक साल बाद फिर ये केस राइज हुआ था। ये केस ओलियम गैस लीक का था, जिसमें कुछ पहले पहले धीरे धीरे वो गैस लीक होने की वजह से तो कुछ पर्सन की डेथ होती गई, जिसके द्वारा फिर ये केस अराइज हुआ। तो इसमें यह माना गया कि अगर आपके प्रमाइस में या आप ऐसे कोई कंपनी में काम, आपकी कोई कंपनी है जिसमें कोई हजार्डस या डेंजरस थिंग है, तो उसमें कोई भी आप डिफेंस क्लेम नहीं कर सकते हैं। उसमें आप कंप्लीटली लायबल होंगे उस दायित्व को, जितना भी नुकसान होगा, जो भी उस पर लॉज हैं, जो रेमेडी हैं, जो वो आपको फॉलो करनी रहेंगी, वो आपको मुआवजा देना पड़ेगा, ठीक है। उसमें आप कोई डिफेंस नहीं ले सकते कि मैंने एहतियात बरती थी या नहीं बरती थी, ठीक है। तो उसमें कंप्लीटली आपका पूर्ण दायित्व रहेगा, उसके लिए आप लायबल रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं वैकेरियस लायबिलिटी की, ठीक है। वैकेरियस लायबिलिटी कहते हैं प्रतिनिधिक दायित्व। इसमें क्या था कि जैसे मान के चलिए मैं एक कंपनी का ओनर हूँ, ठीक है, मेरे अंतर्गत में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और मेरे एम्प्लॉय की ड्यूटी है सामने वाला क्लाइंट है उसको फेयर रिस्पॉन्स करना, कोई रूड बिहेवियर ना करना सामने वाले मीटिंग में, ठीक है, या उसको गाली गलौज ना करना, कोई ऐसे अब्रट शब्द ना बोलना जिससे कि सामने वाले क्लाइंट का इंटरेस्ट डाउन हो। तो ऐसे अगर कोई भी एम्प्लॉय मेरा सामने वाले क्लाइंट को बुरा भला कह देता है या गाली गलौज कर देता है या उसको मीटिंग में उसको ऐसा कुछ अनवांटेड बिहेवियर कर देता है, तो वो जो क्लाइंट है वो जो कंप्लेन करेगा वो किसके अगेंस्ट करेगा? मेरे अगेंस्ट करेगा, क्योंकि वो एम्प्लॉय किसके अंतर्गत में काम कर रहा था? मेरे अंतर्गत में काम कर रहा था। तो इसमें जो जो मैक्सिम है क्यू फेस इट पर एलियम फेस इट पर से मीन्स ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर डज द एक्ट हिमसेल्फ, मीन्स वो पर्सन, ये माना जाएगा कि जिस दूसरे पर्सन द्वारा काम किया गया है वो पर्सन, उसके लिए लायबल वो पर्सन ही होगा, ही हु एक्ट्स, ये माना जाएगा कि ये उसने ही काम किया है, ठीक है। तो इसमें मास्टर लायबल होगा। जो हमने केस देखा था स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती, इसमें एक गवर्नमेंट जीप ड्राइवर था, ठीक है, जो कि एक ड्राइवर जो गवर्नमेंट की जीप चला रहा था उसके उसी के एम्प्लॉयमेंट में था वो, और वो एक पेडेस्ट्रियन पे कोई चल रहा था उसको हिट कर देता है। तो उसमें जो स्टेट को लायबल ठहराया गया, क्योंकि जो एम्प्लॉयर था वो स्टेट की ड्यूटी में था, ठीक है। तो इसमें स्टेट को लायबल इस कॉन्सेप्ट में ठहराया गया था। नेक्स्ट जब हम चलते हैं तो इसमें हम वो देखते हैं कि जो हमारा इंटेंशन है, जब हमारा कभी इंटेंशन नहीं होता है, ठीक है, जब सिर्फ आपराधिक मन होता है और लापरवाही हो जाती है तो उसमें क्या रहता है, ठीक है। वो तो हमने देख लिया कि जब हमारा इंटेंशन और गिल्टी माइंड और फिजिकल एक्ट होगा तभी क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है। लेकिन जो हमने केस देखा था आर वर्सेस प्रिंस में, उसका सिर्फ इंटेंशन था उस लड़की को वहाँ से ले जाना जो कि अंडर एज थी, तो उसमें उसको क्राइम माना गया था, ठीक है। नेग्लिजेंस में हमने केस देखा था डोनोगू वर्सेस स्टीवेंसन 1932 का केस। ये हमारा कौन सा केस था? ये स्नेल इन द गिंगर बियर के केस के नाम से भी ये फेमस है, जो कि एक पर्सन बियर लिया होता है तो जब उसको पीने के लिए जाता है तो उसमें स्नेल निकलता है। तो वो फिर ये वहाँ पर जो कॉन्सेप्ट निकला था नेबर अवेयरनेस का, ये कॉन्सेप्ट अराइज हुआ था कि सामने वाले पर्सन को भी अपनी वो ड्यू केयर, उसमें रीजनेबल ड्यूटी उसको सामने वाले को देनी है ताकि वो गलतियाँ ना हो सके, ठीक है। ये वो केस था जिसमें ये माना गया था कि जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है वो आपको मेंटेन करना है, ठीक है।
फिर जो चीज़ें हमने देखी थी कि जो जो पर्सन द्वारा एक्ट किया गया है, ठीक है, अगर वो पर्सन से किसी को हार्म होता है तो वो कैसे आ, उसको आर्किटेक्चर के फॉर्म में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। पहले ये देखा जाता है कि जो उसकी लीगल ड्यूटी है, जो उसने एक्ट किया है, क्या उसकी लीगल ड्यूटी का ब्रीच है, ठीक है। अगर लीगल ड्यूटी का ब्रीच है तो हमारा क्या कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है, नेग्लिजेंस होता है, गिल्टी माइंड होता है, ठीक है। नेग्लिजेंट हो गया हमारा, स्टिक लाइबिलिटी होगा जिसमें उसका लीगल ड्यूटी का ब्रीच होता है, ठीक है। नेग्लिजेंट में हमारी केयरलेसनेस होती है, लापरवाही होती है। स्टिक लाइबिलिटी में क्या होता है, उसमें हमारा फॉल्ट नहीं होता है लेकिन सामने वाले पार्टी को नुकसान होता है किसी भी एक्ट के द्वारा, ठीक है। अब फिर इसमें जब हम देखते हैं जस्टिस कैसे प्रोवाइड होता है, जस्टिस हमारा सिविल और क्रिमिनल द्वारा प्रोवाइड होता है सिस्टम के द्वारा, ठीक है। सिविल हमारा प्राइवेट के द्वारा प्राइवेट हार्म होता है, इसमें हम किसी प्राइवेट इंडिविजुअल एक दूसरे को हार्म करते हैं, ठीक है, कंपनसेट करते हैं, इसे सिविल सिस्टम में जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो ये प्राइवेट हार्म हो गया, तो इसमें एक दूसरे पार्टी को कंपनसेट करती है, उसमें सेटलमेंट होता है, डिस्प्यूट सेटलमेंट होता है, ठीक है। क्रिमिनल रॉन्ग में होता है, क्या कहते हैं, इसमें पब्लिक के अगेंस्ट रॉन्ग किया जाता है, जिसमें पार्टिकुलर पब्लिक अफेक्टेड होती है। तो इसमें क्रिमिनल रॉन्ग में जो ये अब जब आउटकम की बात करते हैं, सिविल सिस्टम हमारा क्या हो जाता है, रेमेडियल कंपनसेशन के फॉर्म में होता है। फिर क्रिमिनल सिस्टम में क्या होता है, हमारा पीनल उसको एज अ पनिशमेंट के फॉर्म में उसको दिया दे, ताकि जो क्राइम है, जो क्रिमिनल है, वो चीज़ें अपनी जो मेंटेलिटी है उसको चेंज कर सके। तो पनिशमेंट कैसे भी हो सकती है, रिट्रीब्यूटिव हो सकती है, डिटरेंट हो सकती है, प्रिवेंटिव हो सकती है, रिफॉर्मेटिव हो सकती है, ठीक है। फिर जो अभी तक जो हमने इंक्लूड किया, स्टेट हो गया, सॉवरिटी हो गया, लॉ एंड मोरलिटी हो गया, ठीक है। फिर हमने बात किया जो हार्म प्रिंसिपल है, ठीक है। हार्म प्रिंसिपल को हमने देखा कि कब ये माना जाएगा कि जो मोरलिटी है वो हमारी, जिसमें लॉ इंटरफेयर स्ट्रिक्टली लॉ द्वारा स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जाएगा, वो मैंने पैरामीटर आपको 3 अप्रोच में बात किए थे, जिसमें कोई पर्सन द्वारा एक्ट तो होता है, वो अनैतिक कार्य अनैतिक होता है, लेकिन वो पर्सन द्वारा किसी का हार्म नहीं होता है। दूसरे पर्सपेक्टिव में देखा किसी पर्सन का हार्म होता है तो उसमें लीगल इंटरवेंशन होता है, मतलब कानून द्वारा हस्तक्षेप होता है उसमें। फिर तीसरे में हमने देखा था कि जो हमारी सोसाइटी के द्वारा सोसाइटी के अगेंस्ट रॉन्ग होता है, ऐसा कोई अनैतिक कार्य जिससे सोसाइटी इफेक्टेड हो रही है, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई, ड्रग्स हो गया, तो इससे सोसाइटी इफेक्ट होती है, तो इसमें जो लॉ द्वारा स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो यहाँ तक हमने जो कवर किया उससे हम यही फाउंडेशन ले डाउन किए हैं कि जो स्टेट हमारा आर्किटेक्ट है, लॉ इज द ब्लूप्रिंट है, और जस्टिस हमारा बिल्डर है, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट को हम दूसरे व्यू में और ब्रॉड व्यू में देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट है। तो इसमें हम देखते हैं जो हमारा व्यवस्था का तंत्र है वो कैसे है। स्टेट हमारा क्या क्रिएट करता है, लॉ क्रिएट करता है, कानून क्रिएट करता है, किसके द्वारा गाइडेड होता है, मोरालिटी के बेस पे होता है। मोरालिटी के हमने आपसे डिस्कस किया था कि लॉ कब फेल होगा, या तो लॉ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा या लॉ काफ़ी ज़्यादा लूज हो जाएगा, तब दोनों केसेस में फेल हो जाएगा, ठीक है। फिर वो किसके द्वारा इन्फोर्स होगा, जस्टिस जस्टिस के द्वारा उसको इन्फोर्स किया जाएगा, जिसमें अगर कोई भी लॉ का वायलेशन होता है तो उसको इन्फोर्स जस्टिस के द्वारा होगा। इसमें कोर्ट द्वारा पर्सन जा सकता है, उसको अपना लीगल राइट का इन्फोर्समेंट करा सकता है, जिसमें उसको सिविल कंपनसेशन या क्रिमिनल पनिशमेंट के द्वारा सामने वाले पर्सन को चीज़ें वो रिजॉल्व की जाएंगी, ठीक है। अब यही जस्टिस सिस्टम सोसाइटी सील्ड सोसाइटी फ्रॉम स्टेट। स्टेट के मनमाने अगर कोई ऐसा रूल बना देता है, ऐसा कोई कानून बना देता है, तब भी जस्टिस वहाँ पर आता है, ठीक है, उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, सोसाइटी। तो मान के चलिए ये एक पूरा कह सकते हैं कि लाइफ साइकिल है, जिसमें कि जो हमारा स्टेट है, लॉ है, जस्टिस सिस्टम है, ये एक दूसरे से इंटरलिंक होते हुए काम करते हैं, ताकि कोई भी अपनी पावर का बायसनेस, कोई अपनी पावर का अपने मनमाने तरीके से यूज़ ना कर सके, ठीक है। तो अगर कहीं पर भी किसी भी ऐसे फील्ड में जहाँ पर ये लॉ क्रिएट नहीं हो पाता है, वहाँ पर ये जो मसनैग हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो ताकतवर रहेगा कमज़ोर का शोषण करेगा, ठीक है। तो वहाँ पर अभी भी कुछ ऐसे प्रोन रीजन्स हैं, इंडिया में ही कह सकते हैं, कि जहाँ पर जो लॉज है वो उतने ज़्यादा इन्फोर्सेबल नहीं है, कुछ सोशल आउटकम्स की वजह से, कि वहाँ पर कुछ ऐसे कंडीशंस हैं, सर्कमस्टांसेस है, जिसकी वजह से वहाँ पर लॉ का सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। तो वहाँ पर मस्त न्याय ही है जहाँ पर ताकतवर कमज़ोर को शोषण कर रहा है, ठीक है। तो वो भी चीज़ें आगे चलकर रिजॉल्व होंगी, जैसे जैसे लॉ हमारा डायनमिक आगे चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो अगर कहीं पर भी कोई भी चीज़ों में डिस्टर्बेंस और बायसनेस आया, तो वहाँ पर मस न्याय का कॉन्सेप्ट अपने आप लागू हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही अगर ये लाइफ साइकिल ऐसे ही चलती रही, तो वहाँ पर जो व्यवस्था है वो काफ़ी सुचारू रूप से चलेगी, ठीक है। वहाँ पर जो सोसाइटी का जो पीस और ऑर्डर है, जो
वो मेंटेन रहेगा, वहाँ पर क्योस कह सकते हैं कि अफरा तफरी का माहौल नहीं रहेगा। तो जो एक कोट है, कोटेशन के साथ हम आज का जो हमारा वीडियो रहेगा, जो आज की जो टॉपिक का एंड हम यहाँ से करेंगे। Civilization is not an accident, it is an architecture built by the state, guided by morality and sustained by justice. Means सभ्यता कोई संयोग नहीं है, यह राज्य द्वारा निर्मित, नैतिकता द्वारा निर्देशित और न्याय द्वारा पोषित एक वास्तुकला है। ठीक है। और इन्हीं सब के मेल जोल से जो हमारा सोसाइटी है, जो सोसाइटी जो सुचारू रूप से काम करती है, और सोसाइटी में जो पीस होता है, जो एक इंडिविजुअल का, एक ग्रुप ऑफ पर्सन का जो राइट प्रोटेक्टेड होता है, वो सब इसी स्टेट के अंतर्गत जस्टिस सिस्टम, लॉ एंड मोरालिटी, जस्टिस के उसी से ही गवर्न होता है। ठीक है। कोई भी एक भी पार्ट उसमें से डिसबैलेंस हुआ तो ये कह सकते हैं कि जो हमारा राइट्स है वो इन्फ्रिंज हो सकता है, इंक्रोचमेंट उसका हो सकता है। ठीक है। तो ये चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाएंगे जब कोई पिलर डाउन होगा, स्टक डाउन होगा। ठीक है। या कहीं बायसनेस या कहीं अपने मनमानी तरीके से आर्बिट्रेरी पावर को यूज़ करेगा, तभी पॉसिबल है, नहीं तो ऐसे सोसाइटी स्ट्रक्चर में पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो अब हमारा जो अगला नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो हमारा कम्प्लीटली कस्टम पे रहेगा, सोर्सेज ऑफ लॉ पे रहेगा। ठीक है। जिसमें हमारा कस्टम हो गया, लेजिस्लेशन हो गया, प्रेसिडेंट हो गया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो लॉ का इवोल्यूशन हुआ। ठीक है। क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस में हम पढ़ते हैं लॉ की स्टडी। ठीक है। कम्प्लीटली लॉ की स्टडी पढ़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट डायनेमिक अप्रोच में। ठीक है। कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। तो अब हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे कि जो हमारा सोर्सेज ऑफ लॉ है, ठीक है, वो कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, कस्टम के थ्रू कैसे इवॉल्व हुआ, प्रेसिडेंट के थ्रू कैसे लॉज हुआ। ठीक है। लेजिस्लेशन के थ्रू कैसे इवॉल्व हुआ। तो वो हम, क्योंकि ये टॉपिक इसमें इंक्लूड करने के लिए मुझे नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगा कि ये थोड़ा और डेप्थ में आके बताना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको सेपरेट रखा। क्योंकि ये जो सभी टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ये एक साथ एक दूसरे के साथ लिंकअप थे, हाईली लिंकअप थे। क्योंकि अगर मैं इनको अलग अलग करके बताता तो हो सकता हो आपको समझने में दिक्कत आती, कि पहले तो हम स्टेट समझते, फिर दूसरे बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस समझते, फिर अलग वीडियो में फिर हम पढ़ते लॉ एंड मोरालिटी। फिर इनको जब हम कोरिलेशन के लिए बैठते हैं ना, तो हमें समझ में नहीं आता कि कहाँ पे कौन सा चीज़ पुटअप करें। इसीलिए मुझे लगा कि क्योंकि ये सब चीज़ें एक ही साथ इंटरलिंक थे, तो मैंने ये 4 टॉपिक एक ही साथ मैंने फिर से रख दिए। तो इसमें हमारा फिर से मैं डिस्कस कर लेता हूँ। स्टेट हो गया, स्टेट के बाद हमने सॉनिटी डिस्कस किया, सॉनिटी के बाद हमने लॉ एंड मोरालिटी का कंसेप्ट रखा कि कब लॉ इन्फोर्स होता है, उनको कब लॉ वहाँ पर अपना हस्तक्षेप करता है, कहाँ पर लॉ मोरालिटी होती है। ठीक है। कहाँ पर दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। फिर उसके बाद हमने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का देखा। ठीक है। कैसे कैसे होता है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस किसी सोसाइटी में नहीं रहेगा तो वहाँ पर कैसे लॉ रहेगा। वहाँ पर हमारा मस्त न्याय का कॉन्सेप्ट रहेगा, जहाँ पर स्ट्रॉन्गर फिशर सर्वाइवल रहेगा, और जो वीकर रहेगा वो वहाँ पर कमजोरी रहेगा। ठीक है। तो ताकतवर कमजोर का हमेशा वहाँ पर उस सोसाइटी में शोषण होता रहेगा। ठीक है। फिर उसके बाद हमने लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखा। ठीक है। जब हम लॉ एंड मोरालिटी की बात कर रहे थे, वहाँ पर फिर हमने हार्म प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट देखा। ठीक है। फिर लाइबिलिटी के हमने देखा कि स्टेट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, इंडिया में कौन सी लाइबिलिटी है, हमारी एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है, किस केस से ओरिजिनेट हुई, हमसे मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ओरिजिनेट हुई, उस केस में क्या कॉन्सेप्ट था, ओलियम गैस लीक का कॉन्सेप्ट था। तो ये चीज़ें हमने कम्प्लीटली ए टू जेड में हमने चीज़ें आपको क्लासीफाई करके चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की। फिर कोई भी क्रिमिनल अगर क्राइम करता है तो उसको कौन सी थ्योरी, कौन सी टाइप की पनिशमेंट दी जाती है, किस में ऐसी पनिशमेंट दी जाती है कि सामने वाला जो क्राइम है उसका मेंटल और हृदय परिवर्तन हो सके, मेंटल चेंज, उसका जो मेंटल कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो सके कम्प्लीटली। तो वो हमारी रिफॉर्मेटिव थ्योरी, जो कि आज मॉडर्न टाइम में वही एज अ पनिशमेंट के रूप में दी जाती है सामने वाले क्रिमिनल को, ताकि वो अपने आप को सुधार कर सके और समाज में अच्छा इंसान बन के दोबारा रहने के उसमें चांस दिया जाता है उसको। अगर फिर से वो ऐसा हार्श और ब्रूटल कमिट करता है क्राइम, तो उसको फिर से हार्श पनिशमेंट दी जाती है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है। क्योंकि अगर ज़्यादा मैं कंटेंट एक्सपेंड करूँगा तो हो सकता हो आपका इंटरेस्ट थोड़ा बोरियत फील होने लगती है। तो उम्मीद करते हैं जो आज का कंटेंट था काफ़ी ज़्यादा आपके एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है। अगर कोई पर्सन चैनल पे नया है तो उसको भी ये चीज़ें समझने में काफ़ी आसानी हुई होंगी, तो कैसे कैसे जो कानून है काम करता है, मैंने उसको उसी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, ताकि अगर कोई अनजान पर्सन भी चैनल पे आके, अगर कोई लॉ का फील्ड का पर्सन नहीं है, किसी अदर बैकग्राउंड का भी है, तो वो भी चीज़ों को आसानी से समझ सके। ठीक है।
तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके कलीग्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जिनको भी लॉ में इंटरेस्ट है या अदर फील्ड में भी काम कर रहे हैं लेकिन उनको लॉ की जानकारी नहीं है, तो उनको भी आप चैनल रिकमेंड करें ताकि वो जो लॉ को अपने तरीके से वो आसान भाषा में वो फिर ताकि मैं मेरे जरिए से उनको समझने में आसानी हो सके। ठीक है, उसमें क्या रहता है, मेरा भी मोटिवेशन रहेगा, आपका भी नॉलेज इन्हांस होता रहेगा और मुझे भी सपोर्ट मिलता रहेगा और मैं भी ऐसे ही हाईली एनर्जी में चीज़ें आपके सामने लाता रहूँगा। ठीक है, जो नया नया कंटेंट है, नए डायनामिक्स वे में, कॉन्सेप्ट में आपके सामने चीज़ें लाता रहूँगा, तो उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो आज का जो कंटेंट रहेगा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। ठीक है, अगर बेनिफिशियल है और अभी तक जितने भी कंटेंट रहे हैं तो उसके कमेंट करना आप ना भूलिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट है तो वो आप पूछ लीजिएगा, मैं जैसे ही डाउट आप पूछेंगे उसका इमीडिएट रिजोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो जो कि हमारा सोर्सेस पर रहेगा। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा और जितने भी लोग हैं वो अभी अगर चैनल्स में नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को इमीडिएटली प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो डालूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो भी